अध्ययन कक्ष के अंदर जैसे ही उनके होंठ मिले, लेन किंग का दिमाग खाली हो गया। क्या चुंबन ऐसा ही होता है? गुयान, हम। उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती गई। क्या यही गुयान का काम है? इतना अद्भुत, इतना अद्भुत, इतना आरामदायक। मुझे और चाहिए। बढ़ती शक्ति की सुंदरता और उसके शरीर की हर कोशिका की उत्तेजना ने लेन किंग को धीरे धीरे खुद को खोने पर मजबूर कर दिया। गुयान, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने इतना कुछ न कहा होता तो मैं इतना आवेगी न होता। अगर मुझे तुम्हें खतरे में डालने का डर न होता तो मैं और मजबूत नहीं बनना चाहता। अगर मैं और मजबूत नहीं बनना चाहता तो मैं यह नहीं करता। इसलिए ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बात करते हुए ऐसा लगता है कि तुमसे कई औरतें जुड़ी हुई हैं। लेन किंग ने अपनी उंगलियां गुयान की उंगलियों में फंसा ली, उसे जमीन पर मजबूती से जकड़ लिया और उसने उसे और भी जोर से दबाया। शेन वानर, दफा हो जाओ। वांग युलान, दफा हो जाओ। यान किंग, दफा हो जाओ। ये सब मेरा है। गुयान मेरा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। लेन किंग लालच में सब कुछ अपने में समा गई और यह पूरी तरह भूल गई कि उसका असली मकसद गुयान का इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत बनाना था। इस वक्त मन में खुशी भरते हुए वह बस इस एहसास का आनंद लेना चाहती थी जो उसे शारीरिक और मानसिक सुख दे रहा था। गुयान की बात करें तो लेन किंग का चुंबन बहुत गहरा था। वह सिस्टम से आने वाले कई नोटिफिकेशन भी नहीं देख पा रहा था और उसके पास अपने दिमाग में आई किसी नई चीज़ के बारे में सोचने का भी समय नहीं था। उसे लगा कि उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वह लेन किंग को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह उसे बिल्कुल भी दूर नहीं धकेल सकता। बेहोश होने तक वह अपने मन में यही सोचता रहा, रुको, मैं लेन किंग के सामने इतना कमज़ोर और शक्तिहीन क्यों हो गया हूँ? सिस्टम, बेहतर होगा कि तुम बाहर आओ और मुझे ये समझाओ, क्या मैं जन्मजात नहीं हूँ? डॉट 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 डॉट। वह व्यक्ति बेहोश हो गया है, अब आप रुक सकते हैं। वह एक अच्छा कड़ाही है। आपको उसे तब तक जीवित रखना होगा जब तक आप उसे सूखा न दें। उसके दिमाग में आवाज़ ठंडी और निर्दयी थी। लेन किंग धीरे धीरे अपनी पिछली स्थिति से हट गई। वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, बड़ी बड़ी सांसों में ताज़ी हवा में सांस ले रही थी। उसने कुछ घबराहट के साथ अपने नीचे बेहोश गुयान को देखा, जल्दी से उसकी सांस की जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया। गुयान, गुयान। ये देखकर कि वह अभी भी सांस ले रहा था और एक बेहोश प्रतिक्रिया थी, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर लेन किंग ने धीरे से उसके होंठों को सहलाया, उन पर गर्माहट महसूस की, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे मधुर होती गई। क्या चुंबन ऐसा ही लगता है? क्या वह खुश थी क्योंकि उसने गुयान को चूमा था, या इसलिए कि उसकी शक्ति बढ़ गई थी? शायद दोनों। अब उसकी समझ और भी मजबूत हो गई थी। अगर ऐसा रोज होता रहा तो उसे यकीन था कि उसे अपनी आंखों के ठीक होने की स्थिति का अंदाजा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसी वक्त उसके मन की आवाज़ फिर से उभरी, मुझे अब भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने निर्णायक होगे। मैंने तुम्हें अपने दूसरे रूप को कम करके आंका था। तुम सच में नहीं बदले हो। क्या तुम इतनी खुश इसलिए हो क्योंकि तुम्हें अपने शरीर की शक्ति बढ़ती हुई महसूस हो रही है? ये सुनकर लेन किंग ने धीरे से अपनी मुस्कान पर लगाम लगाई। स्वाभाविक रूप से वह अपने मन में जियाओ लेन को अपनी सच्ची भावनाओं का पता नहीं चलने देना चाहती थी, इसलिए उसने घमंडी भाव से कहा, वह तो बस एक मामूली इंसान है। उसे जिंदगी भर मेरा हंडा बनना ही है। मैंने पहले जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक दिखावा था और मेरा मकसद उसका दिल जीतना था। जियाओ लेन, तुम्हें इस मामले में अभी भी मुझसे सीखना है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम इतने आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ। यह आदमी मुझे बहुत ही असामान्य एहसास दे रहा है और लगता है तुम्हारे बारे में भी उसके कुछ अलग विचार हैं। शायद वह उन लोगों में से एक था जो उस समय रात के लिए लालायित थे। लेन किंग ने यह सुना और तुरंत इनकार कर दिया, असंभव। गुयान को रात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। वह मेरे पास रात के लिए कैसे आ सकता है? चिंता मत करो जियो लेन, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यदि आवश्यक हो तो मैं शरीर को अपने नियंत्रण में ले लूंगा। नहीं, तुम्हारी इच्छा। लेन किंग चिंतित हो गई। जियो लेंग उसका दूसरा व्यक्तित्व था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो तब पैदा हुआ था जब उसने उस समय अपने पूरे कबीले का विनाश देखा था। रात से अपनी आंखें फोड़ने के बाद वह जियो लेंग के साथ संवाद करने में सक्षम थी। जियो लेंग का व्यक्तित्व बेहद ठंडा और निर्दयी था। यह एक ऐसी चीज थी जिससे वह खुद भी डरती थी, इसीलिए उसने इसे हमेशा अपने शरीर के अंदर बंद रखा था, इसे बाहर आने से रोककर, क्योंकि दूसरा पक्ष बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था बिना किसी सीमा के। अगर उसने दूसरे पक्ष को अपने शरीर पर नियंत्रण करने दिया तो लेन किंग सचमुच सोच भी नहीं सकती थी कि दूसरा पक्ष गुयान के साथ क्या करेगा। आखिरकार जियाओ लेन की नज़र में गुयान एक आदर्श उच्च श्रेणी का कड़ाही था। यह संभव था कि वह उसे सीधे निचोड़ ले। संक्षेप में
नाइट किंग होने के नाते मैं रणनीति बना रहा हूँ। जियाओ लेंग, तुम बस मेरे अंदर से मुझे अपने बदले में सफल होते हुए देखो। लेन किंग क्यू जियाओ लेंग को बाहर नहीं जाने देगी, लेकिन उसे सावधान भी रहना होगा। इस बार जियाओ लेंग की उपस्थिति यह भी दर्शाती थी कि गु यान के आने से उसका मूल विश्वास डगमगा गया था। लेकिन सब ठीक था। लेन किंग क्यू ने गु यान की ओर देखा, उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए। अब जब उसने गु यान के साथ ऐसा कुछ किया था तो उसे उसके लिए अपनी भावनाओं का भी एहसास हुआ। भविष्य में वह काम करते समय इतनी उलझी, झिझकती या अनिर्णायक नहीं होगी। यह एक अच्छी बात भी हो सकती है। ये सोचते हुए लेन किंग क्यू खड़ा हुआ और गु यान को सोफे की ओर खींच लिया। डॉट 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 दोपहर की धूप की एक किरण गु यान के चेहरे पर पड़ी और उसने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोलीं। क्या हो रहा है? मैं बेहोश कैसे हो गया? ओह, ऐसा लगता है कि मैं किंग क्यू के तीव्र जबरन चुंबन से बेहोश हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किंग क्यू इतनी निर्भीक होगी। हालांकि क्या ये साबित करता है कि किंग क्यू ने मेरे लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार किया है? अन्यथा वह मुझे क्यों चूमेगी? ओह ठीक है, मुझे अपने आसपास कुछ सुगंधित क्यों महसूस हो रहा है और मेरे सिर के पीछे का हिस्सा नर्म महसूस हो रहा है। गु यान को धीरे धीरे होश आ गया। अगले ही पल तुम जाग गए हो। लेन किंग क्यू की शांत आवाज गु यान के कान असल में लेन किंग क्यू की गोद में टिका हुआ था और वह नीचे देख रही थी, अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे की बनावट को टटोल रही थी। गु यान, ये क्या यही वो किंग क्यू है जिसे मैं जानती हूँ? लेन किंग क्यू ने गु यान के सदमे को भांप लिया था, इसलिए उसने अपना हाथ हटा लिया और अजीब तरह से उसके बालों को सहलाया। गलत मत समझो, ये बस तुम्हारे साथ जो कुछ मैंने किया है उसका बदला है। अचानक तुम्हें जबरदस्ती चूमना या कुछ और, तुम्हें कुछ देर के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा होगा, है ना? सच कहूं तो लेन किंग क्यू ने ये शब्द कहने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, क्योंकि वह वाकई इस बेहद शर्मनाक बात को सामने नहीं लाना चाहती थी। गु यान ये सुनकर चुप हो गया और उसने मुंह खोलकर कहा, ये स्वीकार करना वाकई थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर लेन किंग क्यू की पलकें हल्की सी कांप उठीं और उसके बालों से खेलता हुआ हाथ धीरे धीरे रुक गया। ओह! लेकिन अगले ही पल गु यान ने फिर कहा, तो ये थोड़ा सा मुआवजा काफ़ी नहीं है? किंग क्यू, प्लीज़ मुझे अपनी करवट बदलने और थोड़ी देर और लेटने की इजाज़त दे। ये कहते हुए उसने सीधा अपना शरीर घुमाया और अपना चेहरा लेन किंग क्यू की गोद में छिपा लिया। हिस हिस, किंग क्यू, मेरी किंग क्यू, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हिस, मैं कुतरूंगा 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 कुतरूंगा। उफ! इससे पहले कि गु यान कुछ और कर पाता, गुस्से में लेन किंग क्यू ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। फिर उसने एक और लात मारी, सीधे गु यान की छाती पर पैर रख दिया। पागल! लेन किंग क्यू ने गुस्से में शर्माते हुए गाली दी। मैं अभी भी जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि मैं तुम्हें कैसे मान लूँ कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती किस किया था। लेकिन दूसरी तरफ क्या तुम्हें सचमुच मज़ा आया? क्या मुझे ये कहना चाहिए कि एक विकृत व्यक्ति का दिमाग एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग से अलग तरीके से काम करता है? लेन किंग क्यू ने अपने टखने को मोड़ते हुए अपने बर्फीले जैद जैसे पैर को गु यान की छाती पर बेरहमी से रौंदते हुए ठंडी गालियां दी। आह किंग क्यू, मैं बहुत असहज हूँ। गु यान चीखा, गहरे और टेढ़े मेढ़े रूप से तड़प रहा था। ये सुनकर लेन किंग क्यू को दिल का दर्द हुआ, इसलिए उसने अपना जैद जैसा पैर वापस खींच लिया। गु यान के चेहरे पर अभी भी असंतोष के भाव थे। उसने उसे वापस क्यों खींच लिया? अब वह अंक कमाने का मौका नहीं गंवा सकता था। हालांकि गु यान भी जानता था कि अभी ऐसी बातों का समय नहीं है, इसलिए वह जमीन से ऊपर उठा और सीधे लेन किंग क्यू की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत गंभीरता से पूछा, तो किंग क्यू, तुमने मुझे जबरदस्ती चूमने की कोशिश क्यों की? क्या इसलिए कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? ये सुनकर लेन किंग क्यू अंदर से थोड़ा घबरा गई, लेकिन ऊपर से उसने इनकार में सिर हिलाया, शांत होने का नाटक करते हुए। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर कैसे? वैसे किंग क्यू, तुम्हारी आवाज़ क्यों कांप रही है? मुझे नहीं पता। दफा हो जाओ। नहीं, अगर मैं चली भी जाऊं तो भी मैं जानना चाहती हूं कि तुम मेरे बारे में सच में कैसा महसूस करती हो, किंग क्यू। गु यान उसके स्पष्ट जवाब से सहमत नहीं हुआ। उसके बाद की योजनाएं भी लेन किंग क्यू की इस पल की प्रतिक्रिया की बराबरी नहीं कर सकती थीं। लेन किंग क्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका नाजुक शरीर हल्का सा कांप रहा था। इस कुत्ते जैसे आदमी के इतने सवाल क्यों थे? क्या उसे नहीं पता था कि वह बहुत शर्मीली है? हालांकि इतना समय साथ बिताने के बाद लेन किंग क्यू भी गु यान को जानती थी, इस कुत्ते जैसे आदमी के व्यक्तित्व को। अगर उसने आज उसे स्पष्ट जवाब नहीं दिया होता तो वह शायद यहीं रुक जाता। हालांकि अगर वह यहीं रुकता तो कोई बुराई नहीं होती। उसे गु यान के साथ रहना भी अच्छा लगता था, लेकिन
उसकी समझ एकदम से इतनी बढ़ गई थी, उसे तुरंत उसे मजबूत और आत्मसात करने की जरूरत थी। इसलिए वह बस, ठीक है, मैं सिर्फ एक बार ही कहूंगी। लेन किंगक्यू ने गहरी सांस ली। देख नहीं सकती, मैं तो वैसे भी अंधी हूं, इसलिए गुयान को देख नहीं सकती। उसने उसे देखने के लिए आंखें खोली, लेकिन तभी भिन-भिना, वो वाह, गुयान का जीवन सार बहुत ही चमकदार था, वो वाह आह। नहीं, मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन उसने गुयान के साथ ऐसा किया था और उसका दिल भी उसे बता रहा था कि उसे गुयान पसंद है। जब हो गया, तो तुम अब भी शर्मा क्यों रही हो, लेन किंगक्यू? नहीं, हो गया तो भी मैं क्यों नहीं शर्मा सकती? मेरा पहली बार है, ठीक है। धिक्कार है, सब गुयान की गलती है, मेरा दिमाग कितना गड़बड़ है। किंगक्यू, गुयान ने लेन किंगक्यू की तरफ देखा, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, और उसे थोड़ी दया आई। शायद उसे इसे जाने देना चाहिए, उसे लेन किंगक्यू को ये कहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। या शायद नहीं। गुयान की आवाज़ धीमी हो गई। अगले ही पल, थप्पड़। लेन किंगक्यू ने फैसला कर लिया था। उसने अपने हाथ बढ़ाकर गुयान के चेहरे पर थपथपाए, फिर उसका सिर नीचे कर दिया। बदले में उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर झुका लिया। उनके होंठ मिले। गुयान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके हाथ थम से गए, लेकिन उसने जल्दी से अपनी जगह बनाई और लेन किंगक्यू को गले लगा लिया। उसने भी उसे चूमा। एक पल बाद लेन किंगक्यू ने गुयान को दूर धकेल दिया, उसका चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, यही जवाब है। क्या अब तुम संतुष्ट हो, बिग वेल? ये सुनकर गुयान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अनजाने में अपने होंठ चाटे, लेन किंगक्यू को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए और अभी भी असंतुष्ट होकर कहा, ओह, मुझे अभी कुछ महसूस नहीं हुआ, क्या हम फिर से चूम सकते हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाहर निकलो। लेन किंगक्यू क्रोधित और शर्मिंदा होकर गुयान को सीधे बाहर धकेल दिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या इस कुत्ते जैसे आदमी में कोई रोमांस नहीं है? ठीक है किंगक्यू, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। गुयान चिल्लाया जब लेन किंगक्यू ने उसे अध्ययन कक्ष से बाहर धकेल दिया। तुम्हारी परवाह कौन करता है? जाओ, जो करना है करो। लेन किंगक्यू ने हल्के से खर्राटे लिए और सीधे अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या ये भी कुछ ऐसा है जो मुझे सीखने की ज़रूरत है? लगता है आपको उस आदमी के दिल की बहुत अच्छी समझ है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है, बदला लेने के लिए उस आदमी को नियंत्रित करना होगा। लेन किंगक्यू ने एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की, अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और खिलखिलाया। ध्यान देने योग्य। दूसरी तरफ गुयान लेन परिवार को छोड़कर उसका इंतजार कर रही लग्जरी कार में बैठ गया। युवा मास्टर, क्या कुछ हुआ? आप बहुत खुश दिख रहे हैं। बूढ़े गांव ने कार शुरू की, कुछ आश्चर्य के साथ पिछली सीट पर गुयान को देखा। ये सही है, क्योंकि किंगक्यू और मेरे बीच प्यार की शक्ति गहरी हो गई है। हमारी प्रेम की शक्ति मजबूत हो गई है। गुयान ने अपनी मुट्ठी भींच ली, बस यही है शुद्ध प्रेम की शक्ति। बूढ़े गांव, वह अब युवा लोगों के विचारों के साथ नहीं रह सकता था। कैसा शुद्ध प्रेम की शक्ति, बंधन, मित्रता। पिछली सीट पर गुयान धीरे धीरे शांत हुआ और सिस्टम द्वारा दिए गए संकेतों की जांच करने लगा। किंगक्यू के साथ इस शुद्ध प्रेम संवाद के बाद साथ ही विभिन्न पिछली घटनाओं से प्राप्त अंक भी। वर्तमान में गुयान का शुद्ध प्रेम मूल्य आश्चर्यजनक रूप से 530,000 तक पहुंच गया था। नीचे देखें, ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम कौशल, तीसरा चरण। ऊपर दिए गए दूसरे चरण तक पुराने विवरण के अलावा एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह भी था, मानो गुयान को विशेष रूप से बता रहा हो कि नई सामग्री यहीं से शुरू हुई है। नया अनलॉक पूर्ण शुद्ध प्रेम काया। ये काया दुनिया के सभी अन्य कायाओं से श्रेष्ठ है। मेजबान ब्रह्मांडीय शुद्ध प्रेम कौशल के माध्यम से शुद्ध प्रेम क्यूई को अवशोषित करके अपने दायरे की खेती करने में सक्षम होगा। शुद्ध प्रेम क्यूई, सच्चा क्यूई पहले आया, फिर स्वर्ग, लेकिन शुद्ध प्रेम क्यूई उससे भी पहले आया। शुद्ध प्रेम क्यूई दुनिया का एक खजाना है, केवल शुद्ध प्रेम वाले लोग ही इसे अवशोषित और विकसित कर सकते हैं। नोट: शुद्ध प्रेम काया का आकर्षण बहुत अधिक है और इसकी विनाशकारी शक्ति किसी भी वस्तु के खिलाफ बेहद मजबूत है जो मेजबान की अच्छी छाप छोड़ती है। कृपया मेजबान सावधान रहें और उपयोग के लिए इस निर्देश को याद रखें। थप्पड़। गुयान ने अपना चेहरा ढक लिया। ये प्रणाली वास्तव में बहुत अनुचित है। क्या आप इतने अमूर्त नहीं हो सकते? क्या आप मुझे ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आप, ये प्रणाली, थोड़े सामान्य हैं? शुद्ध प्रेम काया उपयोग के लिए निर्देश। क्या आप मुझे एक कड़ाही उपकरण समझते हैं? क्या मुझे इस उपन्यास का शीर्षक, जिसमें मैं परिवर्तित हो गया हूँ, बदलकर, अरे नहीं, मैं तो सबसे घिरा हुआ एक कड़ाही बन गया हूँ, रख देना चाहिए? क्या ये बेहतर नहीं होगा? शिकायत करने के बाद गुयान ने आखिरी संकेत देखा। पहचान का आदान प्रदान पूरा हो गया। स्मृति वापस आ गई।
गुयान अचानक कड़कड़ा कर स्तब्ध रह गया। उसके मस्तिष्क में तीव्र दर्द उठा। एक पल से भी कम समय में उसने अपनी आंखें चौड़ी की और तुरंत अपना फोन निकाला ताकि सेल्फी कैमरा खोल सके। चेहरा अब भी वही चेहरा था और शरीर अब भी वही शरीर था। बस फर्क इतना था कि उसके मन में कुछ और था, क्योंकि मैं मूल रूप से एक भौतिक देहांतरण था। गुयान स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? ये सही है, देहांतरण के क्षण से लेकर अब तक उसका शरीर वास्तव में वही शरीर रहा है जो उसके पिछले जन्म में था। उसकी याददाश्त वापस आने के बाद उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने पहली बार देहांतरण किया था तो उसे बस एक पावर स्ट्रिप कॉर्ड पर ठोकर लगने की याद थी। तो उसने अपने रूप से गो परिवार के युवा गुरु की पहचान कैसे हासिल कर ली? नमस्ते मेजबान। चूंकि शुद्ध प्रेम प्रणाली की ऊर्जा अपर्याप्त थी, इसलिए पहचान के आदान प्रदान के दौरान एक समस्या आई। सबसे पहले निष्कर्ष निकालने के लिए, मेजबान, आप वास्तव में एक भौतिक देहांतरण हैं। आपको इस प्रणाली द्वारा पिछली दुनिया से लाया गया था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सबसे पहले, मेजबान, आपने पूछा नहीं। दूसरी बात, मैं उस समय बोलने के लिए बहुत कमज़ोर था और अगर मैं बोलता तो दुनिया के नियम मुझे खोज लेते। हालांकि अब जब मैंने आखिरकार पर्याप्त ऊर्जा एकत्र कर ली है तो ये प्रणाली मेजबान को थोड़ी जानकारी बता सकती है, और वह है, इस शापित टूटी हुई दुनिया ने वास्तव में मुझे कुछ ऐसा दिया। आत्मा का स्थानांतरण। जब तक आत्मा एक चरित्र में स्थानांतरित होती है तब तक दुनिया के नियम आंखें मूंद लेंगे, क्योंकि सभी चरित्र व्यवस्थित हैं और आपकी उपस्थिति नहीं बदली है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक यह मुख्य कथानक को प्रभावित नहीं करता। लेकिन आत्मा का स्थानांतरण एक शुद्ध प्रेम अधिनियम नहीं है, लानत है। ये कॉस्मिक शुद्ध प्रेम प्रणाली इस तरह के एनटीआर व्यवहार को सबसे ज्यादा देखती है। किसी और के शरीर में आत्मा का स्थानांतरण और उस व्यक्ति के साथ चीजें करना जिसे आप पसंद करते हैं। क्या ये शुद्ध प्रेम की निंदा नहीं है? क्या ये शुद्ध प्रेम का अनादर नहीं है? इसीलिए मैंने आपको शारीरिक रूप से स्थानांतरित किया, होस्ट। ठीक है, सिस्टम, शांत हो जाओ। क्या आप जारी रख सकते हैं? गुयान अवाक था। ये सब क्या था? लेकिन उसे यह कहते हुए सुनकर वह कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि यह एक शारीरिक स्थानांतरण था। ठीक है, होस्ट, क्योंकि आपको शारीरिक रूप से स्थानांतरित करने से मेरी ऊर्जा समाप्त हो गई है, मैं आपकी पहचान पूरी तरह से छिपा नहीं सका। लेकिन शुक्र है, इस सिस्टम ने आपके लिए एक सेटिंग जोड़ दी थी, लेन किंग की बचपन की सगाई। इसीलिए आपकी याददाश्त अधूरी थी। ऐसा ही है, मेजबान, आप मुझे दोष नहीं देंगे, ठीक है? एह मेरी गांड, तो आपने मुझे क्यों ढूंढा और मुझे ट्रांसमाइग्रेट क्यों किया? गुयान ने अपनी कनपटियां रगड़ी। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास आने वाली इस अनुचित प्रणाली का निश्चित रूप से कोई अच्छा इरादा नहीं है। होस्ट, ये कुछ ऐसा है जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। खुद से पूछो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? गुयान दंग रह गया। होस्ट, जैसे जैसे ब्रह्मांडीय और शुद्ध प्रेम कौशल की रैंक बढ़ती है, होस्ट उस सत्य के करीब पहुंचता जाएगा जिसे वह जानना चाहता है। सिस्टम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे पुकारा, सिस्टम ने अब कोई जवाब नहीं दिया। गुयान ने पैनल बंद कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक चकित थी। पूछने की जरूरत है खुद से, सच क्या है? वास्तव में ये दुनिया क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। गुयान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो रही थीं। उस योजना के लिए उसे अपने दिल में विश्वास को मजबूत करना था। बूरेगांव, जियांगहाई अस्पताल। हाँ, युवा मास्टर। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। शाम के 6:30 बजे। जियांगहाई अस्पताल, एक निजी वार्ड के अंदर, एक पीले चेहरे वाली अधेड़ महिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर आईवी ड्रिप लगी हुई थी, बस हल्की सांसें ही बता रही थीं कि वह मरी नहीं है। वांग युलान ने अपनी माँ वांग लैन का हाथ थाम रखा था। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं। माँ, आपका छात्र आपको भूला नहीं है। उसका नाम गुयान है। अगर आप जाग जाएंगी तो मुझे यकीन है कि आप उसे एक नज़र में पहचान लेंगी, क्योंकि उसने कहा था कि वह आपकी कक्षा का सबसे शरारती लड़का है। माँ के इलाज का खर्च किसी रहस्यमय व्यक्ति ने चुकाया था। मैं उसे चुकाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी चिंता है कि जिसने हमारे इलाज का खर्च चुकाया है वह गुयान है। तो मुझे समझ नहीं आएगा कि उसे कैसे चुकाऊं। अपनी बेहोश माँ से रोज बात करना वांग युलान की दिनचर्या बन गई थी। गुयान के बारे में बात करते हुए वांग युलान की आंखों में अकेलेपन की एक झलक साफ दिखाई देती थी। गुयान पहले से ही शादीशुदा था। उसके लिए जो स्नेह उसे महसूस हुआ वह उसके दिल में ही छिपा रह गया, लेकिन उसने उसकी इतनी मदद की थी, वह उसका बदला कैसे चुका सकती थी? और तभी क्लिक, दरवाजा खुला। युलान जी, तुम सचमुच यहाँ हो? गुयान चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आया। गुयान, वांग युलान सहज ही उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उसने सोचा था कि सुबह की घटनाओं ने गुयान को नाराज कर दिया है,
इसलिए वह दोबारा नहीं आएगा। युलान जी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। गुयान वांग युलान के पास गया, फिर अस्पताल की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट निकाली। उसने उसे वांग युलान को देते हुए कहा, ताज़ा जांच के अनुसार शिक्षिका वांग लैन की हालत लगातार बेहतर होती जा रही है। निदेशक पू द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनका इलाज किए जाने के बाद मुझे विश्वास है कि हम वह दिन जरूर देखेंगे जब शिक्षिका वांग लैन जाग जाएंगी। वांग युलान ने उत्साह से अपने हाथ में जांच रिपोर्ट देखी। स्थिति पिछली बार से काफ़ी बेहतर थी। ये स्थिति बता रही थी कि उसकी मां के सचमुच जागने की संभावना है। वर्षों की मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाए। वह अपना मुंह ढंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहद भावुक वांग युलान को देखते हुए। हालांकि गुयान के चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से शांत और उदासीन थीं। समय को देखते हुए ये लगभग सही होना चाहिए था। अस्पताल स्वाभाविक रूप से भोजन उपलब्ध कराता था, लेकिन अस्पताल से सीधे खरीदने का मतलब था कि वह किसी खास व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा। योजना साकार नहीं हो पाएगी। ये सोचकर उसने वांग युलान से कहा, युलान जी, क्या तुमने अभी तक खाना खा लिया है? आज तुम्हारी छुट्टी और टीचर वांग लैन के सुधरते स्वास्थ्य का जश्न मनाने के लिए क्या हम बाहर खाना खाने चलें? अरे नहीं, रुको, गुयान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, टीचर वांग लैन का शरीर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और हो सकता है कि उनके जल्द ही जागने के संकेत दिख रहे हों। इस समय किसी को तो यहाँ रुकना ही चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? गुयान ने वांग युलान की ओर देखा, क्या हम कुछ बाहर से मंगवाकर यहीं खाएं? वांग युलान को भी गुयान का सुझाव सही लगा, इसलिए उसने सिर हिलाया, ठीक है गुयान। वह दिल से बहुत प्रभावित हुई। गुयान साफ तौर पर अपनी माँ का ही छात्र था, फिर भी वह उनका कितना ख्याल रख रहा था। और न जाने क्यों गुयान आज सामान्य से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था, और उसके शरीर से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो उसे बहुत लुभा रही थी, हालांकि उसे पता नहीं था कि वह क्या है। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वांग युलान ने एक बार फिर देखा कि गुयान कितना अमीर था। पिछली सीट पर बैठते हुए उसने घबराहट से अपने हाथ गोद में रखे और गाड़ी चला रहे ड्राइवर का अभिवादन किया। आप? नमस्ते। बूढ़े गांव ने यह सुना और गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराया। हाँ नमस्ते युवा मिस वांग। युवा गुरु ने मुझे बताया है। युवा गुरु को मार्गदर्शन देने के लिए अपनी माँ का धन्यवाद। वांग युलान का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं, मुझे गुयान का हमेशा हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि गुयान जैसी हैसियत और पद का कोई व्यक्ति फिर भी उनकी इतनी मदद करेगा। बूढ़े गांव ने विनम्रता से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लग्जरी कार सड़क पर चल पड़ी और एक व्यक्ति सामान का एक बड़ा ढेर लेकर सड़क के किनारे से गुजरा और कार को छूता हुआ निकल गया। गुयान कार के अंदर बैठा था। उसकी नज़र खिड़की के बाहर उस क्षणभंगुर आकृति पर थी और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। आखिरकार वह आ गया। जियाओ लिन उपहारों का एक बड़ा ढेर लेकर सड़क के किनारे से चला। उसने अचानक जाती हुई लग्जरी कार की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। अजीब, मुझे कुछ जाने पहचाने क्यों उतार चढ़ाव कैसे महसूस हुए, लेकिन जल्द ही उसे कोई परवाह नहीं रही। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ज्यादा सोचना बंद करो जियाओ लिन। सबसे जरूरी बात है जल्दी से जाकर युलान जी से मिलना। उसने गहरी सांस ली और उसका सामना करने की हिम्मत जुटाई। वह उसे बताना चाहता था, उसे माफ कर दो। और इसी पल प्राइवेट वार्ड में वांग लैन के पास बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह आ पहुंचा। ताओ यंग और पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के कई अन्य सदस्य नकाबपोश होकर यहां पहुंचे। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी वांग लैन को देखकर, जो किसी सब्जी की तरह थी, ताओ यंग ने व्यंग्य किया, हे, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी मूर्ख बेटी ने हमारे पीच ब्लॉसम एसोसिएशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि हमें ऐसा करना पड़ा। अगर आपकी बेटी आज्ञाकारी होती तो हम ऐसा बेकाबू कदम न उठाते। ये कहते हुए उसने आसपास के लोगों की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरी आज्ञा बाद में सुनो। हाँ, फुफकार। एक पल में सब तितर बितर हो गए। इस बीच ताओ यंग वांग लैन को घूर रही थी। उसे वांग युलान और गुयान के विदा होते हुए चेहरे याद आ रहे थे। हे वांग युलान, गुयान, तुम्हें ये समझाना होगा कि पीच ब्लॉसम एसोसिएशन को नाराज करने वालों का क्या हश्र होता है। डॉट 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 इनपेशेंट विभाग के अंदर। नमस्ते, मैं वांग युलान नाम की एक मरीज की तलाश में हूँ। जियाओ लिन ने रिसेप्शन पर नर्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। कितनी खूबसूरत औरत है। मास्टर सही कह रहे थे, शहर की औरतें वाकई खूबसूरत होती हैं। नर्स ने उसकी नज़रें देखकर सहज ही भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन वांग युलान का नाम सुनते ही उसने धैर्यपूर्वक समझाया, युवा मिस वांग को पहले ही छुट्टी दे दी गई है। क्या छुट्टी दे दी गई? जियाओ लिन का दिमाग एकदम से खाली हो गया और उसके हाथ में जो भी सामान था सब जमीन पर गिर पड़ा। अगर तुम थोड़ा पहले आ जाते तो उससे मिल लेते।
नज ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर आगे कहा, लेकिन कोई बात नहीं, वे बाद में आएंगे। यंग मिस वांग की माँ भी अस्पताल में भर्ती हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो इंतज़ार कर सकते हो। ये सुनकर जियाओ लिन को और भी ज्यादा ग्लानि हुई। रास्ते में इतना समय बर्बाद करने की सारी गलती उसकी ही थी। अगर वह पहले आ जाता तो शायद वांग युलान से मिल लेता। लेकिन युलान जी की माँ, ओह ठीक है, उसे याद आया कि वांग युलान की माँ वाकई अस्पताल में भर्ती थीं। अगर ऐसा है तो क्या मैं युलान जी की माँ से मिलने जा सकती हूँ? मैं वहाँ उनका इंतज़ार करूँगी। जियाओ लिन की आंखों में उम्मीद भरी चमक फिर से उभर आए। ये सुनकर नज ने भौहें चढ़ाईं और जियाओ लिन को शक से देखा। यंग मिस वांग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं युलान जी का छोटा भाई हूँ। मुझे उनसे बहुत देखभाल मिली है, जियाओ लिन ने समझाया। छोटा भाई? नज ने जियाओ लिन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका शक और गहरा होता गया। उसने इनपेशेंट विभाग में सार्वजनिक बैठने की जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, यंग मिस वांग ने कभी छोटे भाई का जिक्र नहीं किया। सर, पहले वहाँ एक पल रुकिए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? यंग मिस वांग की माँ इनपेशेंट विभाग के एक निजी वार्ड में रह रही थी, एक ऐसा वार्ड जो खास तौर पर एक खास हैसियत वाले लोगों के लिए बनाया गया था। वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो देखने में अच्छा नहीं लगता था, अपने सामने वाले व्यक्ति की तरह कैसे रहने दे सकती थी? अंदर जाओ। जियाओ लिन हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पहचान पर शक किया जाएगा। लेकिन फिर वह पहले कभी युलान जी के पास नहीं गया था। लाचार, वह बस अपना सामान उठाकर सार्वजनिक बैठने की जगह पर बैठ गया, वांग युलान के लौटने का इंतजार कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जियाओ लिन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आधे घंटे बाद रोगी विभाग, गुयान और वांग युलान दो भरे हुए बेंटो बॉक्स लिए बातें करते और हंसते हुए अंदर आए। गुयान, तुम बहुत मजाकिया हो। तो उस समय ऐसा ही हुआ था। तुम्हें इतना शरारती होने के लिए किसने कहा था? इसीलिए मेरी माँ ने तुम्हारी हथेली पर मारा था। वांग युलान हंसी, अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें मानो सिर्फ गुयान पर ही टिकी थीं। मैं कुछ नहीं कर सकती थी युलान जी, मैं बचपन में पढ़ाई करना ही नहीं चाहती थी। गुयान ने कंधे उचका दिए, बेबसी से मुस्कुराया। और जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, वांग युलान ने किसी को देख लिया। उसके हाव भाव अचानक बदल गए और वह वहीं रुक गई। उसने सार्वजनिक बैठने की जगह पर बैठे आदमी को अविश्वास से देखा और कहा, जियाओ लिन। जियाओ लिन ने गुयान और वांग युलान को बहुत पहले ही देख लिया था। वह खड़ा हुआ, अजीब तरह से सिर झुकाया और माफ़ी मांगी, माफ़ करना युलान जी। उसने ज़मीन पर पड़ी चीज़ों की और इशारा करते हुए कहा, मुझे अपराध बोध हो रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। युलान जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। जियाओ लिन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में ईमानदारी और मासूमियत भरी थी। वांग युलान ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में थोड़ी अनिच्छा दिखाई दी। जियाओ लिन ने एक बार उसे परेशान करने वाले गुंडों को भगाने में मदद की थी। असल में वह बुरा इंसान नहीं था। शायद ये गुयान के साथ एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन वह सिर्फ अपने अंदाजों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सबसे ज़रूरी बात उस व्यक्ति की राय लेना था, इसलिए उसने गुयान की ओर देखा। गुयान के दिल में बेबसी का एक भाव था। वह पहले से ही हिचकिचा रही है। क्या उसे यह कहना चाहिए कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मूल उपन्यास में जियाओ लिन के लिए खुद को बलिदान करने वाली नायिका है। ये वास्तव में कथानक की पुनर्स्थापन शक्ति है। ये सोचकर गुयान ने वांग युलान को एक आश्वस्त मुस्कान दी। फिर वह आगे बढ़ा और जियाओ लिन की ओर हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम युलान जी से मिलने आओगे। ये सुनकर जियाओ लिन दंग रह गया। गुयान से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे युलान जी से मिलने आने का संदेश नहीं भेजा था? ये कहते ही गुयान थोड़ा चौंक गया और अविश्वास से पूछा, क्या? मेरे पास तो तुम्हारा संपर्क विवरण भी नहीं है, मैं तुम्हें आने के लिए कैसे कह सकता हूँ? उसने अपना हाथ हटा लिया और धीमी आवाज में पूछा, बाद में जब हम वार्ड में जाएंगे तो मुझे बताना कि क्या हुआ था। जियाओ लिन अब उलझन में था। अगर उसके फ़ोन पर वांग युलान से मिलने का संदेश गुयान ने नहीं भेजा था तो उसे किसने भेजा था और उनका उद्देश्य क्या था? लेकिन कोई बात नहीं, उस टेक्स्ट मैसेज के बिना भी वह युलान जी से मिलने ज़रूर आता। ठीक है, शुक्रिया गुयान। जियाओ लिन ने गुयान को बीती बातों को भूल जाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने गुयान के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी गुयान उसका इतना ख्याल रखता था। गुयान ने कहा था कि वे वार्ड में बात करेंगे, जिसका मतलब था कि वह जियाओ लिन को अपने साथ वांग युलान की मां से मिलने जाने देने के लिए राजी हो गया था, है ना? ये सुनकर गुयान ने हाथ हिलाया, फिर वांग युलान की तरफ देखा और मुस्कुराया। युलान जी, मैं ठीक हूँ। भाई जियाओ लिन को शायद पहले मुझसे थोड़ी गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। हम भी बैठकर अच्छी बातें कर सकते हैं।
ये देखकर वांग युलान ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा गुयान। जियाओ लिन जो पास खड़ा था, वांग युलान को इस तरह देखकर उसके दिल में एक पीड़ा सी महसूस हुई। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि युलान जी के हाव भाव और आंखें हमेशा से ही बेहद थकी हुई और क्षीण रहती थीं, लेकिन अब उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। क्या ये गुयान की वजह से है? गुयान, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। तुम एक अच्छे इंसान हो। वार्ड में दाखिल होते हुए जियाओ लिन ने पहली बार वांग युलान की मां को भी देखा। उसे अचानक समझ आया कि इतने सालों में वांग युलान का जीवन कितना कठिन रहा होगा। लेकिन उस समय जियाओ लिन ने गहरी सांस ली। उसने एक नया पृष्ठ खोलने और वांग युलान से ठीक से माफ़ी मांगने का फैसला किया। इसलिए वह वांग युलान के पास गया, नीचे झुका और फिर से ईमानदारी से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करना युलान जी। मुझे पता है मैं गलत था। मुझे माफ़ कर दो। वांग युलान एक निर्दयी व्यक्ति नहीं थी, वास्तव में उसे काफ़ी नर्म दिल कहा जा सकता था। जियो लिन को इस तरह माफ़ी मांगते देख और गुयान के मौजूद होने और कोई आपत्ति न होने पर उसने उसे उठाया और दिलासा दिया, कोई बात नहीं जियो लिन, यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि तुम गलत थे, लेकिन भविष्य में तुम इतना आवेगपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है? जियो लिन ने गहराई से भावुक होकर सिर हिलाया, ठीक है युलान जी। इस समय गुयान ने जियो लिन को आंख मारी, ठीक है भाई जियो लिन, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ एक बैंटो खरीदने चलता हूँ। ओह ठीक है, शुक्रिया गुयान। जियो लिन ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि गुयान उससे टेक्स्ट मैसेज की पुष्टि करना चाहता था। युलान जी, एक पल यहीं रुको, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। गुयान मुस्कुराया, फिर जियो लिन के साथ एक दूसरे के कंधों पर बाहें डाले हुए चला गया। ये दृश्य देखकर वांग युलान ने राहत की सांस ली। उसे सचमुच डर था कि वे दोनों फिर से लड़ेंगे, लेकिन ये भी अच्छा था। गलतफहमी दूर हो गई थी और उसकी मां की सेहत लगातार बेहतर होती जा रही थी। उसे लगता था कि जिंदगी में कोई उम्मीद या वादा नहीं है, लेकिन अब वांग युलान ने अपनी मां का हाथ थाम लिया, उसकी आंखें एक नए जीवन की उम्मीद से भर गईं। शुक्रिया गुयान। बेंटो खरीदने जाते हुए गुयान ने जियाओ लिन द्वारा दिए गए फ़ोन को देखकर भौहें चढ़ा दीं। उसने संदेश देखा और कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया, फ़ोन जियाओ लिन को वापस देते हुए कहा, यह मैंने नहीं भेजा है। गुयान के चेहरे पर गंभीरता थी, अगर मैं होता भी तो भी आपके नए फ़ोन खरीदने के तुरंत बाद मुझे आपकी संपर्क जानकारी नहीं मिल पाती। अगर कुछ होता तो सिर्फ तभी जब मैं 24 घंटे आपकी गतिविधियों पर नज़र रखता और तब मुझे पता चलता कि आपने अपना फ़ोन बदल दिया है। इस समय गुयान ने जियाओ लिन को अजीब नज़रों से देखा, भाई जियाओ लिन, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने किसी को 24 घंटे तुम्हारी निगरानी के लिए भेजा है ना? ये कहते ही जियाओ लिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इस डर से कि कहीं गुयान गलत न समझ ले। नहीं 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 गुयान, गलतफहमी मत पाल, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझ पर शक कैसे कर सकता हूँ? उल्टा, जब मुझे शुरू में लगा कि यह संदेश तूने भेजा है तो मैं सचमुच तेरा बहुत आभारी था, क्योंकि तूने मुझे याद दिलाया कि मुझे युलान जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलो इस बारे में बात नहीं करते। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है, कम से कम उनका इरादा तो नेक था। जियाओ लिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था कि उसे संदेश किसने भेजा। खैर, उनकी गलतफहमी दूर हो गई थी और वह गुयान का दोस्त बन गया था। अब उसका हृदय दानव आखिरकार सुलझने वाला था। हे, ये सच है। गुयान की आंखों में एक अजीब सा अर्थ उभर आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। वार्ड के अंदर वे तीनों तरह तरह की छोटी छोटी बातों पर बातें और हंसी मजाक कर रहे थे, मानो उनमें सामंजस्य हो। रात के 9 बज रहे थे। गुयान ने समय देखा, खड़ी हुई और माफ़ी मांगी, माफ़ करना युलान जी, देर हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए। वांग युलान तुरंत खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें देखूंगी। लेकिन अपनी बात पूरी करते करते उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ अभी भी वहीं है। इसलिए जियाओ लिन ने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं युलान जी, मैं यहाँ टीचर वांग का ध्यान रखूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। वांग युलान झिझकी, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद, चूंकि उन सब ने अपनी पुरानी शिकायतें भुला दी थीं, इसलिए उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। इसके अलावा जियाओ लिन दयालु थी और उसकी निगरानी के बिना भी उसकी माँ अस्पताल में बहुत सुरक्षित रहेंगी। ये सोचकर वांग युलान ने सिर हिलाया, ठीक है, शुक्रिया जियाओ लिन। ये कहते ही जियाओ लिन ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी, हे, मुझे यही करना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ की ज़रूर रक्षा करूँगा। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर गुयान ने वांग युलान के पास अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दी। उसने उसे निर्देश दिया, युलान जी, मैं जा रहा हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे फ़ोन करना। मुझे परेशान करने से मत डरना। जब तक मैं कुछ कर सकता हूँ बस पूछ लेना। वांग युलान ने यह सुनकर सिर हिलाया और भावुक हो गया, शुक्रिया गुयान। ठीक है,
जैसे ही गुयान कार की खिड़की ऊपर करने ही वाला था, वांग युलान ने अचानक फिर पुकारा। वो गुयान के होठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में उदासीनता की एक झलक, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपाया और उसकी तरफ देखा। क्या बात है? वांग युलान अपने मन की बात उगलने ही वाली थी, लेकिन गुयान को देखकर, उसके सजे धजे रूप और उसकी निजी कार को देखकर, उसने पहले ही उसकी बहुत मदद कर दी थी, और यह भी नहीं कि वह पहले से शादीशुदा था। उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उसकी मां की हालत लगातार बेहतर होती जा रही थी और उसे ये भी एहसास होना चाहिए कि उसका और गुयान का साथ रहना नामुमकिन है, और अगर उसने सच में गुयान के सामने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया तो शायद गुयान उसे नीची नजरों से देखेगा, है ना? आखिरकार गुयान ने तो कहा था कि उसे तुच्छ औरतें पसंद नहीं हैं। मुझे कितनी जलन हो रही है उस इंसान से जिसे गुयान प्यार करता है। एक पल के लिए वांग युलान का जुटाया हुआ साहस मानो गायब हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए गुयान की ओर देखा। अपने रास्ते पर सुरक्षित रहना और शुक्रिया गुयान। हम जिंदगी चलती रहनी चाहिए। इसके बाद मुझे अपनी माँ का ध्यान रखना है और इस दुनिया में अच्छी तरह जीने की कोशिश करनी है। गुयान मेरे जीवन के नक्शे कदम पर चलने वाला एक राहगीर भर है। डॉट 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 डॉट। लग्जरी कार चली गई। कार चला रहे बूढ़े गांव ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी, युवा मिस वांग आपको पसंद करती हैं। गुयान ने यह सुना और शांति से जवाब दिया, क्या ऐसा है? एक सहज औपचारिक उत्तर के बाद गुयान ने मेइजू की ओर देखा, जो किसी तरह पिछली सीट पर आ गई थी। जाहिर है उसे गुयान ने फिर से अपना आदेश मानने के लिए बुलाया था। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। ऐसी घटिया गलतियां दोबारा मत करना। अपने भाई को मत भूलना। गुयान ने उसे ईयरफोन दिया। मेइजू ने उसे लिया और लगा लिया। गुयान का व्यंग्य सुनकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा उस वांग युलान से सचमुच कोई रिश्ता नहीं होगा। उफ, वह सचमुच तुम्हारे प्यार में पड़कर दयनीय है। मेइजू ने उस आदमी की बेरहमी का मजाक उड़ाया, लेकिन गुयान को जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें कुछ सोच रही थीं। किंगक्यू ने रात के खाने में क्या खाया? उफ, गंभीर होने का दिखावा करते हुए, वह जरूर फिर से कुछ बुरा करने वाला है। मेइजू को यह उबाऊ लगा और उसने बात करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने कार की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा, उसने अपना मन बना लिया। ये तीसरी बात है। भाई, मेरा इंतजार करो, बड़ी बहन तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लेगी। जियाओ लिन ने गुयान और वांग युलान को बहुत पहले ही देख लिया था। वह खड़ा हुआ, अजीब तरह से सिर झुकाया और माफी मांगी, माफ करना युलान जी। उसने जमीन पर पड़ी चीजों की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे अपराध बोध हो रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। युलान जी, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। जियाओ लिन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में ईमानदारी और मासूमियत भरी थी। वांग युलान ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में थोड़ी अनिच्छा दिखाई दी। जियाओ लिन ने एक बार उसे परेशान करने वाले गुंडों को भगाने में मदद की थी। असल में वह बुरा इंसान नहीं था। शायद ये गुयान के साथ एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन वह सिर्फ अपने अंदाजों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सबसे जरूरी बात उस व्यक्ति की राय लेना था, इसलिए उसने गुयान की ओर देखा। गुयान के दिल में बेबसी का एक भाव था। आह, वह पहले से ही हिचकिचा रही है। क्या उसे यह कहना चाहिए कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मूल उपन्यास में जियाओ लिन के लिए खुद को बलिदान करने वाली नायिका है। ये वास्तव में कथानक की पुनर्स्थापन शक्ति है। ये सोचकर गुयान ने वांग युलान को एक आश्वस्त मुस्कान दी। फिर वह आगे बढ़ा और जियाओ लिन की ओर हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम युलान जी से मिलने आओगे। ये सुनकर जियाओ लिन दंग रह गया। गुयान से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे युलान जी से मिलने आने का संदेश नहीं भेजा था? ये कहते ही गुयान थोड़ा चौंक गया और अविश्वास से पूछा, क्या? मेरे पास तो तुम्हारा संपर्क विवरण भी नहीं है, मैं तुम्हें आने के लिए कैसे कह सकता हूँ? उसने अपना हाथ हटा लिया और धीमी आवाज में पूछा, बाद में जब हम वार्ड में जाएंगे तो मुझे बताना कि क्या हुआ था। जियाओ लिन अब उलझन में था। अगर उसके फोन पर वांग युलान से मिलने का संदेश गुयान ने नहीं भेजा था तो उसे किसने भेजा था और उनका उद्देश्य क्या था? लेकिन कोई बात नहीं, उस टेक्स्ट मैसेज के बिना भी वह युलान जी से मिलने जरूर आता। ठीक है, शुक्रिया गुयान। जियाओ लिन ने गुयान को बीती बातों को भूल जाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने गुयान के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी गुयान उसका इतना ख्याल रखता था। गुयान ने कहा था कि वे वार्ड में बात करेंगे, जिसका मतलब था कि वह जियाओ लिन को अपने साथ वांग युलान की मां से मिलने जाने देने के लिए राजी हो गया था, है ना? ये सुनकर गुयान ने हाथ हिलाया, फिर वांग युलान की तरफ देखा और मुस्कुराया। युलान जी, मैं ठीक हूँ। भाई जियाओ लिन को शायद पहले मुझसे थोड़ी गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अब वो गलतफहमी दूर हो गई है।
हम भी बैठकर अच्छी बातें कर सकते हैं। ये देखकर वांग युलान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा गु यान। जियाओ लिन जो पास खड़ा था, वांग युलान को इस तरह देखकर उसके दिल में एक पीड़ा सी महसूस हुई। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि युलान जी के हाव भाव और आंखें हमेशा से ही बेहद थकी हुई और क्षीण रहती थीं, लेकिन अब उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। क्या ये गु यान की वजह से है? गु यान, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। तुम एक अच्छे इंसान हो। वार्ड में दाखिल होते हुए जियाओ लिन ने पहली बार वांग युलान की मां को भी देखा। उसे अचानक समझ आया कि इतने सालों में वांग युलान का जीवन कितना कठिन रहा होगा। लेकिन उस समय जियाओ लिन ने गहरी सांस ली। उसने एक नया पृष्ठ खोलने और वांग युलान से ठीक से माफ़ी मांगने का फैसला किया। इसलिए वह वांग युलान के पास गया, नीचे झुका और फिर से ईमानदारी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करना युलान जी। मुझे पता है मैं गलत था। मुझे माफ़ कर दो। वांग युलान एक निर्दयी व्यक्ति नहीं थी, वास्तव में उसे काफ़ी नर्म दिल कहा जा सकता था। जियो लिन को इस तरह माफ़ी मांगते देख और गु यान के मौजूद होने और कोई आपत्ति न होने पर उसने उसे उठाया और दिलासा दिया। कोई बात नहीं जियो लिन, यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि तुम गलत थे, लेकिन भविष्य में तुम इतना आवेगपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है? जियो लिन ने गहराई से भावुक होकर सिर हिलाया। ठीक है युलान जी। इस समय गु यान ने जियो लिन को आंख मारी। ठीक है भाई जियो लिन, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ एक बैंटो खरीदने चलता हूँ। ओह ठीक है, शुक्रिया गु यान। जियो लिन ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि गु यान उससे टेक्स्ट मैसेज की पुष्टि करना चाहता था। युलान जी, एक पल यहीं रुको, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। गु यान मुस्कुराया, फिर जियो लिन के साथ एक दूसरे के कंधों पर बाहें डाले हुए चला गया। ये दृश्य देखकर वांग युलान ने राहत की सांस ली। उसे सचमुच डर था कि वे दोनों फिर से लड़ेंगे, लेकिन ये भी अच्छा था। गलतफहमी दूर हो गई थी और उसकी मां की सेहत लगातार बेहतर होती जा रही थी। उसे लगता था कि जिंदगी में कोई उम्मीद या वादा नहीं है, लेकिन अब वांग युलान ने अपनी मां का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें एक नए जीवन की उम्मीद से भर गईं। शुक्रिया गु यान। बेंटो खरीदने जाते हुए गु यान ने जियाओ लिन द्वारा दिए गए फोन को देखकर भौहें चढ़ा दीं। उसने संदेश देखा और कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। फोन जियाओ लिन को वापस देते हुए कहा, यह मैंने नहीं भेजा है। गु यान के चेहरे पर गंभीरता थी। अगर मैं होता भी तो भी आपके नए फ़ोन खरीदने के तुरंत बाद मुझे आपकी संपर्क जानकारी नहीं मिल पाती। अगर कुछ होता तो सिर्फ तभी जब मैं 24 घंटे आपकी गतिविधियों पर नज़र रखता और तब मुझे पता चलता कि आपने अपना फ़ोन बदल दिया है। इस समय गु यान ने जियाओ लिन को अजीब नज़रों से देखा। भाई जियाओ लिन, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने किसी को 24 घंटे तुम्हारी निगरानी के लिए भेजा है ना? ये कहते ही जियाओ लिन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इस डर से कि कहीं गु यान गलत न समझ ले। नहीं 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 गु यान, गलतफहमी मत पाल, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझ पर शक कैसे कर सकता हूँ? उल्टा, जब मुझे शुरू में लगा कि यह संदेश तूने भेजा है तो मैं सचमुच तेरा बहुत आभारी था, क्योंकि तूने मुझे याद दिलाया कि मुझे युलान जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलो इस बारे में बात नहीं करते। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है, कम से कम उनका इरादा तो नेक था। जियाओ लिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था कि उसे संदेश किसने भेजा। खैर, उनकी गलतफहमी दूर हो गई थी और वह गु यान का दोस्त बन गया था। अब उसका हृदय दानव आखिरकार सुलझने वाला था। हे, ये सच है। गु यान की आंखों में एक अजीब सा अर्थ उभर आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। वार्ड के अंदर वे तीनों तरह तरह की छोटी छोटी बातों पर बातें और हंसी मजाक कर रहे थे, मानो उनमें सामंजस्य हो। रात के 9 बज रहे थे। गु यान ने समय देखा, खड़ी हुई और माफ़ी मांगी। माफ़ करना युलान जी, देर हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए। वांग युलान तुरंत खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें देखूंगी। लेकिन अपनी बात पूरी करते करते उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ अभी भी वहीं है। इसलिए जियाओ लिन ने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं युलान जी, मैं यहाँ टीचर वांग का ध्यान रखूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। वांग युलान झिझकी, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद, चूंकि उन सब ने अपनी पुरानी शिकायतें भुला दी थीं, इसलिए उसे उस पर भरोसा करना चाहिए था। इसके अलावा जियाओ लिन दयालु थी और उसकी निगरानी के बिना भी उसकी माँ अस्पताल में बहुत सुरक्षित रहेंगी। ये सोचकर वांग युलान ने सिर हिलाया। ठीक है, शुक्रिया जियाओ लिन। ये कहते ही जियाओ लिन ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। हे, मुझे यही करना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ की ज़रूर रक्षा करूँगा। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर गु यान ने वांग युलान के पास अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दी। उसने उसे निर्देश दिया, युलान जी, मैं जा रहा हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे फ़ोन करना। मुझे परेशान करने से मत डरना। जब तक मैं कुछ कर सकता हूँ बस पूछ लेना। वांग युलान ने यह सुनकर सिर हिलाया और भावुक हो गया। शुक्रिया गु यान। ठीक है,
जैसे ही गुयान कार की खिड़की ऊपर करने ही वाला था, वांग युलान ने अचानक फिर पुकारा। वो गुयान के होठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में उदासीनता की एक झलक, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपाया और उसकी तरफ देखा। क्या बात है? वांग युलान अपने मन की बात उगलने ही वाली थी, लेकिन गुयान को देखकर, उसके सजे धजे रूप और उसकी निजी कार को देखकर, उसने पहले ही उसकी बहुत मदद कर दी थी, और यह भी नहीं कि वह पहले से शादीशुदा था। उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उसकी मां की हालत लगातार बेहतर होती जा रही थी और उसे ये भी एहसास होना चाहिए कि उसका और गुयान का साथ रहना नामुमकिन है। और अगर उसने सच में गुयान के सामने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया तो शायद गुयान उसे नीची नज़रों से देखेगा, है ना? आखिरकार गुयान ने तो कहा था कि उसे तुच्छ औरतें पसंद नहीं हैं। मुझे कितनी जलन हो रही है उस इंसान से जिसे गुयान प्यार करता है। एक पल के लिए वांग युलान का जुटाया हुआ साहस मानो गायब हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए गुयान की ओर देखा। अपने रास्ते पर सुरक्षित रहना और शुक्रिया गुयान। हम जिंदगी चलती रहनी चाहिए। इसके बाद मुझे अपनी माँ का ध्यान रखना है और इस दुनिया में अच्छी तरह जीने की कोशिश करनी है। गुयान मेरे जीवन के नक्शे कदम पर चलने वाला एक राहगीर भर है। डॉट 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 डॉट। लग्जरी कार चली गई। कार चला रहे बूढ़े गांव ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी, युवा मिस वांग आपको पसंद करती हैं। गुयान ने यह सुना और शांति से जवाब दिया, क्या ऐसा है? एक सहज औपचारिक उत्तर के बाद गुयान ने मेइजू की ओर देखा, जो किसी तरह पिछली सीट पर आ गई थी। जाहिर है उसे गुयान ने फिर से अपना आदेश मानने के लिए बुलाया था। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। ऐसी घटिया गलतियां दोबारा मत करना। अपने भाई को मत भूलना। गुयान ने उसे ईयरफोन दिया। मेइजू ने उसे लिया और लगा लिया। गुयान का व्यंग्य सुनकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा उस वांग युलान से सचमुच कोई रिश्ता नहीं होगा। उफ, वह सचमुच तुम्हारे प्यार में पड़कर दयनीय है। मेइजू ने उस आदमी की बेरहमी का मजाक उड़ाया, लेकिन गुयान को जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें कुछ सोच रही थीं। किंग कियू ने रात के खाने में क्या खाया? उफ, गंभीर होने का दिखावा करते हुए, वह जरूर फिर से कुछ बुरा करने वाला है। मेइजू को यह उबाऊ लगा और उसने बात करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने कार की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा, उसने अपना मन बना लिया। ये तीसरी बात है। भाई, मेरा इंतजार करो, बड़ी बहन तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लेगी। जानबूझकर बिजली कटौती के कारण अस्पताल के रोगी विभाग की सबसे ऊपरी मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। खिड़कियों से बस हल्की चांदनी आ रही थी, जो खाली गलियारे पर परछाइयां डाल रही थी। फुसफुसाहट। एक भूतिया आकृति हल्के से जमीन पर उतरी और साथ में एक उपहासपूर्ण हंसी। जियाओ लिन, तुम्हारा ड्रैगन किंग जेड अब मेरा है। कहना ही होगा, इस जेड पेंडेंट का प्रभाव वाकई कमाल का है। उसकी आवाज़ खाली गलियारे में गूंज उठी। जियाओ लिन, जो उसका पीछा कर रहा था, अपने खून के उफान को महसूस किए बिना नहीं रह सका और दहाड़ा, कमीने, भागने के बारे में सोचना भी मत। जियाओ लिन के पैर तंग गए और वह अचानक उछल पड़ा। उसकी मुट्ठियां एक वज्र शक्ति में बदल गईं, जो मेइजू पर टूट पड़ीं। उसकी मुट्ठियों से बिजली के आग निकले। मेइजू को तब तक बिजली का झटका देना था जब तक वह गंभीर रूप से घायल न हो जाए। हे, बहुत बुरा हुआ, अब रात हो गई है। मेइजू ने अपनी प्रतिद्वंदी को उकसाया और जियाओ लिन के हमलों को एक फुर्तीले भूत की तरह सहजता से चकमा दे रही थी। धमाका। उसकी मुट्ठियां जमीन पर एक भयानक आवाज के साथ लगीं, जो मेइजू को लगने पर होने वाले गंभीर परिणामों का संकेत थीं। भागो मत। जियाओ लिन ने दांत पीसकर अपनी क्यूई इकट्ठा की और उसका पीछा करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से मेइजू ने पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के साथ पिछली मुठभेड़ से सबक सीख लिया था। वह पहले से ही अपने और जियाओ लिन के बीच ताकत के अंतर को जानती थी, इसलिए अब उसका उससे सामना करने का इरादा नहीं था। वह अंधेरे में आती जाती रही, कभी अचानक गायब हो जाती, जिससे जियाओ लिन बैल की तरह हाँफता रहा। कमीने, जेड पेंडेंट का खोना हमेशा से उसके दिल में एक कांटा रहा था, और अब जब वह फिर से प्रकट हो गया था तो उसने उसे वापस लेने की ठान ली थी। वुश वुश वुश। चिंतित मेइजू ने सच्ची क्यूई से संघनित काली सुइयां फेंकते हुए मजाक किया। धमाका धमाका धमाका। लगातार उत्पीड़न ने जियाओ लिन की मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया। जियाओ लिन ने दहाड़ते हुए कहा, ड्रैगन स्केल बॉडी प्रोटेक्शन। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। जियाओ लिन के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो ड्रैगन स्केल की तरह उसकी रक्षा कर रही थी। यह मेइजू के कष्टप्रद हमलों को रोकने के लिए अपने ड्रैगन क्यूई की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को मजबूत करना था। उसने महसूस किया कि हालांकि मेइजू के पास केवल एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की साधना थी, अंधेरे में उसकी ताकत मुश्किल से एक साधारण ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच रही थी। स्पष्ट रूप से, दिन के दौरान वह अपने ग्रैंडमास्टर के बॉडी प्रोटेक्शन को तोड़ने में भी सक्षम नहीं होनी चाहिए।
कैसा घृणित भूभाग लाभ! ऐसा लग रहा था जैसे उसने विशेष रूप से रात में कार्रवाई करने का फैसला किया हो। ज़ियाओलिन ज़्यादा सोच नहीं सका, क्योंकि इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, जेड पेंडेंट को पुनः प्राप्त करना। डॉट 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 डॉट। उसी समय पीच ब्लॉसम एसोसिएशन में उन्होंने भी वांग यूलान की मां के अस्पताल के कमरे को देखते हुए अपना अभियान शुरू कर दिया। ताओ यंग को किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि ज़ियाओलिन और नकाबपोश आदमी पहले ही किसी और जगह जा चुके थे, इसलिए उसे जल्दी से काम करना था। इसलिए उसने सीधे फुसफुसाते हुए कहा, सब लोग मेरे पीछे आओ और वांग लैन को मार डालो। हाँ, जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के सदस्य अस्पताल के कमरे में दौड़ पड़े। लेकिन धमाका, उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि उनके पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा कोई और भी था जो वहां काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। इस व्यक्ति को देखकर ताओ यंग का दिल अचानक धड़क उठा। ये व्यक्ति, ये यहाँ क्यों है? ताली ताली ताली। गुयान परिवार की कुर्सी पर बैठा शान से ताली बजा रहा था। उसने आती हुई भीड़ को देखा और उन्हें गिनते हुए कहा, 1 2 3। आप सहित यंग मिस ताओ, आप 5 हैं, है ना? ताओ यंग का चेहरा एकदम बदल गया और उसने अनजाने में ही अपना पूरा शरीर तनाव में ले लिया। अपने सामने कुर्सी पर बैठे आदमी को देखते हुए ताओ यंग को एक बार फिर एक अजीब सी अनुभूति हुई। क्यों? गुयान यहाँ क्यों है? उसने उसे साफ जाते हुए देखा था, है ना? तुम यहाँ क्यों हो? ताओ यंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने दिल में उठ रही बेचैनी को दबाने की कोशिश करते हुए। मैं यहाँ क्यों हूँ? गुयान खड़ा हो गया, ताओ यंग का सवाल दोहराते हुए। उसके होठों पर धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ आ गया। उसकी आंखों में एक ठंडी, भावहीन चमक दिखाई दी और उसने अपने पतले होंठ खोलते हुए कहा, क्या मुझे तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए था, युवा मिस ताओ यंग, पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के सेक्ट मास्टर की पोती? कदम कदम कदम। गुयान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उस खामोश रात में उसका हर कदम पीच ब्लॉसम एसोसिएशन के सदस्यों के दिलों पर पड़ रहा था। ताओ यंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। गुयान क्या वाकई उसकी पहचान जानती थी? उसकी योजना बर्बाद हो गई थी। गुयान की वांग यूलान से दोस्ती को देखते हुए वह अपनी मां को बिल्कुल नहीं मार सकती थी। उसने अपने पीछे खड़े कुछ अधीनस्थों पर नजर डाली, उसका भय इस बार नहीं आया था। इन लोगों की साधना उससे भी कमतर थी। इस समय गुयान का सामना करते हुए जिसकी आभा अजीब सी थी, उनके चेहरे पहले ही पीले पड़ चुके थे और उनमें उससे लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। हताश होकर उसने गुयान को गंभीर भाव से देखा, शांत मुद्रा बनाए रखने की कोशिश करते हुए, क्या तुम हमें जाने दोगे? हमारा पीच ब्लॉसम एसोसिएशन वांग यूलान को छोड़ने को तैयार है। परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले उसे स्थिर करना ही बेहतर था। ठीक उसी समय वह यही सोच रही थी। छोड़ दो। क्यों? गुयान ताओ यंग के सामने चला गया, उसके चेहरे की मुस्कान से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका दाहिना हाथ थोड़ा हिला, गुड़ गुड़ गुड़। उसके शरीर से काला चिपचिपा पानी बहने लगा। ताओ यंग की भयभीत निगाहों के नीचे ये तुरंत गुयान पर एक शुद्ध काली रात की पोशाक में बदल गया। काली रात, कीमत 30,000 शुद्ध प्रेम अंक। प्रभाव, मेजबान का चेहरा अदृश्य है, मेजबान की पहचान अविभाज्य है, रात की दुर्भावनापूर्ण आभा के साथ आता है, कमजोर दिल वालों की आत्मा द्वेष से अभिभूत होगी। उस पल में गुयान रात का राजा बन गया। छोटे मछली को पहले पीछे हटने दो, बूढ़े गाओ। जैसे ही गुयान के शब्द निकले, ओहा युवा मिस, बचाओ, ताओ यंग के पीछे से कई चीखें गूंजीं। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। जैसे ही वह बोलने वाली थी, एक उंगली ने ताओ यंग की गर्दन को छुआ और साथ ही एक धीमी आवाज गूंजी, हिलना मत। धमाका, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कब? ताओ यंग का दिल मानो किसी बड़े हाथ से दबा हुआ हो। अस्पताल के कमरे में खून की हल्की सी गंध थी, जिसका मतलब था कि उसके साथ आए सभी अधीनस्थ मारे गए थे। उसके पीछे कौन था? इतना शक्तिशाली आभा मंडल, एक और ग्रैंड मास्टर। ताओ यंग इस समय हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने डर के बावजूद खुद को गुयान की ओर देखने के लिए मजबूर किया। तभी चांदनी की एक किरण गिरी, जिसने गुयान को रोशन कर दिया। एक पल में ताओ यंग का दिल मानो रुक गया। उसके भीतर अंतहीन भय उमड़ पड़ा, क्योंकि इस पल गुयान 5 साल पहले के उस अस्तित्व के साथ आच्छादित लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे धीरे धीरे विलीन हो रहे थे। उसका चेहरा धुंधला था, उसकी असली आभा अगोचर थी। केवल उसके भारी द्वेष ने उसे एहसास दिलाया कि उसके सामने वाला व्यक्ति बेहद खतरनाक था। अपनी दादी की बातों के साथ उसे कुछ समझ आ गया था। दरअसल अगले ही पल गुयान की आंखें शांत थीं और वह धीरे से बोला, मैंने दिन में अपना परिचय ठीक से नहीं दिया। अब कृपया मुझे अपना भव्य परिचय देने की अनुमति दें। गुयान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जो काली रात से ढका था, जिसकी बनावट काली थी। फुश, उसकी 5 उंगलियां धीरे धीरे काले तीखे पंजों में बदल गईं।
उसने उन्हें ताओ यंग के बेहद भयभीत चेहरे पर दबाया, मुस्कुराते हुए, मैं हूँ रात का राजा जिसका तुम्हें इंतजार था टिल्ड। फुफ। 5 तीखे पंजे ताओ यंग के चेहरे में चुभ गए। क्रंच क्रंच क्रंच। एक पल में अनगिनत पंजे पंजा ताओ यंग के शरीर में उमड़ पड़े। एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट को नियंत्रित करने की मेजबान की इच्छा का पता चला। नियंत्रित वस्तु का भाग्य मान 2000 है, नियंत्रण के लिए 2 मिलियन शुद्ध प्रेम अंक की आवश्यकता है। पता चला दानव पंजा कौशल सक्रिय। 1.7 मिलियन शुद्ध प्रेम अंकों की भरपाई। अंतिम खपत 300,000 शुद्ध प्रेम अंक। मेजबान के पास वर्तमान में 200,000 शुद्ध प्रेम अंक हैं। ताओ यंग ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में आतंक के अलावा पछतावे के आंसू भी बह निकले। नहीं, मत करो। लेकिन ये सब व्यर्थ था। कुछ सांसों के बाद उफ, गुयान ने अपने तीखे पंजे वापस ले लिए। उसने शांति से अपने सामने खाली निर्जीव आंखों से महिला को देखा, चुपचाप नियंत्रण के प्रभावी होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अगले ही पल ताओ यंग ने धीरे धीरे स्पष्टता हासिल कर ली। जब उसने गुयान को देखा तो उसकी आंखों में सम्मान दिखा। मास्टर। गुयान ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आदेश दिया, अपनी पीच ब्लॉसम एसोसिएशन की कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग करें। डॉट 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 डॉट। मेइजू पहले से ही भागने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि वह अंधेरे में एक ग्रैंड मास्टर के बेहद करीब थी और कुछ कमजोर ग्रैंड मास्टर से भी आसानी से निपट सकती थी, लेकिन आखिरकार वह सिर्फ पास ही थी, वह कोई सच्ची ग्रैंड मास्टर नहीं थी। उसने जियाओलिन की तरफ देखा जो धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी, थोड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। जल्दी करो गुयान, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो शायद मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। शुक्र है, गुयान का अगला निर्देश उसके ईयरफोन से आया। मेइजू का दिल शांत हुआ और उसने स्क्रिप्ट का आखिरी चरण शुरू किया। उसने ड्रैगन किंग जेड फिर से निकाला, जियाओलिन का मजाक उड़ाते हुए, बेवकूफ, यही वो जेड पेंडेंट है जिसका तुम कब से इंतजार कर रही थी, फिर भी इतने समय बाद भी तुम इसे हासिल नहीं कर पाए। लगता है ड्रैगन किंग जेड के लिए तुम्हारी चाहत बस इतनी सी है। ठीक है, मैंने बहुत मजा कर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। अलविदा जियाओलिन। मेइजू के बोलने के बाद उसने खिड़की से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वांग लैन के अस्पताल के कमरे की ओर दौड़ी। तुरंत रुक जाओ। जियाओलिन, जिसका मजाक उड़ाया गया था और जिसके साथ खिलवाड़ किया गया था, तुरंत अपना विवेक खो बैठा। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह मेइजू का जमकर पीछा कर रहा था। भले ही दूसरा पक्ष खिड़की से भागकर अस्पताल के कमरे में नहीं भागा, लेकिन उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। धमाक। जियाओलिन ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला। चेरी के फूलों की एक मीठी खुशबू उसके नथुनों में घुस गई। इससे पहले कि जियाओलिन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने कमरे में एक आकृति खड़ी देखी। वह व्यक्ति अंधेरे में खड़ा था, अपने हाथ में ड्रैगन राजा जेड पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि वे चांदनी में इसे निहार रहे थे। मर जाओ अभी, जियाओलिन दहाड़ा, अपनी दाहिनी मुट्ठी भींचते हुए। एक सुनहरे ड्रैगन के सिर का एक प्रेत उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूम गया। ड्रैगन राजा मुट्ठी। हालांकि वह नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष भाग क्यों नहीं पाया और रुक गया, लेकिन जियाओलिन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी भींची और उस आकृति पर वार किया। धमाका धमाका धमाका। उस जबरदस्त ताकत ने जियाओलिन के पीछे एक लंबा निशान बना दिया। जियाओलिन की हत्या की मंशा से ओतप्रोत इस ड्रैगन फिस्ट ने उस आकृति पर जोरदार वार किया। फफट। धमाका 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 धमाका। अपार शक्ति सीधे आकृति के शरीर को भेद गई और बची हुई शक्ति ने खिड़की के शीशे को चकनाचूर कर दिया। लगा कि सामने वाला निस्संदेह मर चुका है। जियाओलिन ने मानो विजयी होकर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाए, हाँ हाँ, तुम जिंदा हो। और तभी क्लिक क्लिक क्लिक, सारी लाइटें जल गईं। उस आकृति का रूप प्रकट हुआ। यह एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसने अस्पताल का गाउन पहना हुआ था। हंसी अचानक बंद हो गई और जियाओलिन के चेहरे पर भाव जम गए। उसकी आंखों में एक अविश्वास भी दिखाई दिया। उसके कंधे कांपने लगे। धमाका धमाका। जियाओलिन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। इस पल मानो उसकी सांसें थम सी गई हों। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। नहीं, नामुमकिन। जियाओलिन की आंखें डरी हुई थीं और उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने देखा, जिस व्यक्ति के शरीर में उसने छेद किया था, वह बिल्कुल हत्या। अस्पताल के कमरे के दरवाजे से एक चीख आई। जियाओलिन ने घबराहट में अपना सिर घुमाया, लेकिन आखिरकार उसने उस व्यक्ति को देख ही लिया जिसे वह इस वक्त बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने घबराकर ड्रैगन फिस्ट से छेदे गए शरीर से अपना हाथ बाहर निकाला और समझाया, युलान। बहन, नहीं, ऐसा नहीं है। नस चीखी और फिर बेहोश हो गई। वांग युलान दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें सूनी थीं। इस पल उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके सामने सिर्फ
उसकी माँ थी जिसकी छाती जियाओलिन ने छेद दी थी। इतना बड़ा गड्ढा, बहुत दर्द हुआ होगा। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, चाहती थी कि आप जाग जाएं। गुयान ने हमारी बहुत मदद की। सब कुछ अच्छी दिशा में जा रहा था। हमने वादा किया था कि जब आप जागेंगी तो मैं आपको घुमाने ले जाऊंगी। मैंने पहले ही बहुत कुछ सोच लिया था। लेकिन क्यों? धमाका! वांग युलान धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी निगाहें खाली थीं क्योंकि वह अपनी माँ की लाश को देख रही थी, जो जमीन पर इसलिए गिरी थी क्योंकि जियाओलिन ने अपना हाथ बाहर खींच लिया था। वह माँ की लाश थी, बस ऐसे ही जमीन पर गिर गई। कितना अन्याय, कितना अन्याय! उसके नथुनों में खून की तीखी गंध थी। उसके सामने की हर चीज वांग युलान को याद दिला रही थी। माँ पहले ही मर चुका है, वह मारी गई थी। वांग युलान ने धीरे से अपनी नज़र जियाओलिन पर घुमाई, एक नज़र जो द्वेष से भरी थी, हत्या के इरादे से भरी थी, सभी नकारात्मक भावनाओं से भरी थी, एक पागल नज़र। जियाओलिन! वांग युलान की आवाज़ नर्क के किसी राक्षस की तरह जहरीली थी। वह जियाओलिन पर दहाड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी! उद्धरण चिन्ह, मैं मार डालूंगी! जियाओलिन का चेहरा पीला पड़ गया था। वांग युलान की दहाड़ सुनकर वह बार बार केवल अपना सिर हिला सकता था। यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था। वह पीछे हट गया, खिड़की की ओर भाग गया। यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था, ये वास्तव में मैं नहीं था। जियाओलिन की आत्मा भी टूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति वांग युलान की माँ थी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जियाओलिन दर्द से चिल्लाया। दूसरी तरफ अस्पताल के भूमिगत गराज में खड़ी एक लग्जरी कार के अंदर गुयान ने ड्रैगन किंग जेड उठाया जो मेइजू ने लौटाया था। उसकी बात सुनकर उसके होठों पर एक हल्का सा भाव उभर आया और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। क्या सच में? वह मूर्ख सचमुच इसके झांसे में आ गया। पीच ब्लॉसम एसोसिएशन की गुप्त तकनीक वाकई जबरदस्त है। तो योजना के अगले चरण का समय आ गया है। मेइजू उसके बगल में अपनी पिछली थकान से उभरी। उसने गुयान की तरफ देखा। उसके दिल में एक हल्की सी ठंडक उठी। भयानक आदमी, आखिर यह इंसान क्या करना चाहता है? जब मुझे मेरा भाई मिल जाए तो मुझे मास्टर को सावधान करना होगा। ये गुयान बेहद खतरनाक है। उस रात चूंकि गुयान ने सूचना को स्पष्ट रूप से इंटरसेप्ट नहीं किया था, इसलिए जियांगहाई अस्पताल में हुई हत्या की खबर तुरंत स्थानीय समाचारों में आ गई। जियांगहाई अस्पताल के अंदर दर्जनों पुलिस गाड़ियां खड़ी थीं। चेन यंगेन अपनी टीम के साथ जांच के लिए घटनास्थल पर गईं। फोरेंसिक टीम जमीन पर पड़ी लाश की चोटों का आकलन कर रही थी, जिसे देखकर उनकी भौहें तन गईं। कितना साफ सुथरा छेद, और छाती की भीतरी दीवार भी झुलस गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीड़ित के शरीर में तुरंत कोई तपती हुई वस्तु घुसा दी हो। चेन यंगेन खिड़की के पास गईं और स्थिति देखकर उनके समृद्ध अनुभव ने उन्हें तुरंत यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर दिया कि हत्यारा खिड़की से भाग गया है। और वह बहुत जल्दी में थी। लेकिन उन्होंने नीचे देखा, उनके चेहरे पर उदासी छा गई। रोगी विभाग 5 मंजिल का था और वे इस समय 5वीं मंजिल के निजी वार्ड में थे। यहाँ से कूदने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति या तो मर जाएगा या अपंग हो जाएगा, और पीड़ित की चोटों के साथ चेन यंगेन के मन में पहले से ही एक सामान्य विचार था। लगता है यह एक और मार्शल आर्टिस्ट हत्याकांड है। ये सोचकर उसने अपनी टीम के सदस्यों से चिल्लाकर पूछा, पीड़ित के परिवार के सदस्य कहाँ हैं? बहन चेन, वे अगले वार्ड में हैं। उनके साथ एक अस्पताल की नर्स भी है। वे दोनों डरी हुई लग रही हैं। चेन यंगेन ने सिर हिलाया और फोरेंसिक जांच का इंतजार करते हुए वह अगले वार्ड की ओर चल पड़ी। शायद उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिल जाए, और चाहे ये भाग्य हो या कुछ और, इस बार पीड़ित वास्तव में वही वांग युलान था जो पहले था। क्या ये घटना भी जियाओलिन से संबंधित हो सकती है? अगले दरवाजे पर पहुंचकर चेन यंगेन ने पीड़ित के परिवार से भी मुलाकात की। उनके चेहरे पर सुन्न भाव थे, लेकिन चेन यंगेन के आने की आवाज़ सुनकर उन्होंने हल्की प्रतिक्रिया दिखाई। उसने चेन यंगेन की ओर देखा, उसकी आवाज़ भारी थी। क्या तुमने उस हत्यारे को पकड़ लिया है? चेन यंगेन का दिल दहल गया। दूसरे पक्ष की आंखें उसने अपने करियर में सबसे अधिक उन्मत्त थीं। वो आंखें एक जबरदस्ती की शांति के बीच हत्या के इरादे से भरी हुई। जरूर उस वक्त दूसरे पक्ष का दिल उस हत्यारे को मार डालने के लिए बेताब था। दुर्भाग्य से, मुझे माफ करना सुश्री वांग, हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन निश्चिंत रहें, हम किसी भी भागने वाले अपराधी को सजा से नहीं बचाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कुछ उपयोगी सुराग दे सकोगी, चेन यंगेन ने कहा। फिर अपने बगल में अस्पताल की नर्स की ओर देखा, जो पीली पड़ गई थी और अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वांग युलान ने यह सुना, चेन यंगेन को गौर से देखा। उसका स्वर आक्रोश से भरा था। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने साफ देखा था। वह हत्यारा, यह जियाओलिन था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चेन यंगेन के चेहरे के हाव भाव बदल गए। ये फिर से जियोलिन थी।
उसने अपनी टीम के सदस्य की ओर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली, जिसने तत्परता का संकेत देते हुए सिर हिलाया। फिर चेन यंगइन ने पूछना जारी रखा, क्या आप हमें विस्तृत प्रक्रिया समझा सकते हैं? वांग युलान ने गहरी सांस ली, लेकिन वह खुद को शांत नहीं कर सकी। यह इस तरह है। ... गुयान की तरफ मेइजू पहले ही जा चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी उंगलियां कार की सीट पर धीरे से टैप कर रही थीं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हों। अगले ही पल डिंगे लिंग टिल्ड उसका फोन बज उठा। गुयान की आंखों में एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। यह आ गया है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने अपना फोन उठाया और जवाब दिया। उसके लहजे में पूरी तरह से भ्रम और आश्चर्य का संकेत था। ये नहीं जी, आप मुझे इस समय क्यों बुला रही हैं? चेन यंगेन वार्ड के बाहर खड़ी थी। उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, गुयान, इतना समझाने का समय नहीं है। वांग युलान की मां मर चुकी है। जल्दी से जियांगहाई अस्पताल आओ। ये सुनते ही गुयान का स्वर तुरंत उन्मत्त हो गया। क्या? शिक्षक वांग लैन मर चुकी हैं? 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। क्लिक। कॉल समाप्त हो गई। बूढ़ा गांव चुपचाप सामने से सब कुछ देख रहा था। सच कहूं तो वह समझ नहीं पाया कि युवा स्वामी आखिरकार क्या करना चाहता था, और उसे ये भी नहीं पता था कि युवा स्वामी कब वह रात का राजा बन गया। लेकिन युवा स्वामी बिना किसी शर्त के अपनी असली पहचान उसके सामने उजागर कर देगा। क्या इससे ये साबित नहीं हुआ कि युवा स्वामी को उस पर भरोसा था? हाँ, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवा स्वामी की पहचान क्या है या वह क्या करना चाहता है। जियांगहाई अस्पताल के इनपेशेंट विभाग की सबसे ऊपरी मंजिल के गलियारे में तेजी से दौड़ने की आवाज़ आई। फुफ। वार्ड का दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। गुयान घबराए हुए भाव से दरवाजे पर खड़ा था, अंदर देख रहा था, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। जब उसने अस्पताल के बिस्तर पर सुन्न भाव से बैठी महिला को देखा, तब गुयान के चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा, चेहरे पर एक कठोर मुस्कान लाते हुए। युलान जी, क्या? आखिर हुआ क्या? चेन यंगइन, जो वांग युलान के साथ थी, ने गुयान का क्षत विक्षत रूप देखा और पीड़ा भरे भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। वांग युलान ने गुयान की आवाज़ सुनी और धीरे से अपना सिर उठाया। अपनी मां की मौत से वह अंदर से सुन्न हो गई थी, और पुलिस ने उसे कितना भी दिलासा देने की कोशिश की, वह सुन्न और शांत रही। लेकिन अब जब उसने गुयान को भी अपनी मां की मौत से बेसुध होते देखा, अंततः वह खुद को रोक नहीं सकी। वांग युलान की आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। चाहे वो उन्हें कितना भी पूछे, वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज़ रुंध गई। उसने कहा, गुयान, मेरी मां मर गई। जियाओ लिन ने मारा। मैंने अपनी आंखों से देखा। वाह गुयान, मैं क्या करूं? बताओ, मैं क्या करूं? ये सुनकर गुयान को मानो बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसके कदम लड़खड़ा गए और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। उसके बगल में खड़ा एक युवा पुलिस अधिकारी जल्दी से गुयान को सहारा देने आया। कॉमरेड, खुद को संभालो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर वांग लैन नहीं मरेगी। टीचर वांग लैन कैसे मर सकती है? सब कुछ तो सही दिशा में जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्या जियाओ लिन ने अभी अभी हमसे समझौता नहीं किया था? उसने ऐसा क्यों किया? गुयान का स्वर बेहद उत्तेजित हो गया और उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बह निकली। वांग युलान ने यह सुना और उसकी आंखें और भी ज्यादा उदासी और नफरत से भर गईं। वह झूठा है। उसका मकसद हमसे बदला लेना था। सब कुछ फर्जी था। सारी माफी झूठी थी। सब मेरी गलती है। मैंने मां को नुकसान पहुंचाया। वांग युलान के ये कहते ही उसने अपना चेहरा ढक लिया और फिर से रोने लगी। चेन यंगइन ने वांग युलान को दिलासा दिया और साथ ही गुयान से कहा, गुयान, तुम बाहर जाकर थोड़ी देर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर गुयान वहीं रुक जाता तो शायद वांग युलान की भावनाएं शांत नहीं हो पाती। गुयान के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। उसने सिर हिलाया। ठीक है यिनेन जी। ये कहकर गुयान वार्ड से बाहर चला गया, अपने आंसू पोंछते हुए, और वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे 2 पुलिस अधिकारियों से रुंधे गले से कहा, मैं शौचालय जा रहा हूँ। ठीक है कॉमरेड, ज्यादा दुखी मत हो, हमारे कैप्टन चेन हत्यारे को जरूर पकड़ लेंगे। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। गुयान ने शौचालय जाते समय उनका धन्यवाद किया। केवल उसका पहले का दुखी भाव अब पूरी तरह से गायब हो गया था। उसने अपना चेहरा धोया, फिर उसने आईने में देखा, जिससे उसका शांत और उदासीन भाव प्रकट हुआ। बहुत अच्छा, सब कुछ उसकी पटकथा के अनुसार चल रहा है। जियोलिन अब वांग युलान से पूरी तरह से अलग हो चुका है और सुलह की कोई संभावना नहीं है। उसने व्यर्थ में इतने कदम नहीं उठाए। तो आगे? वह बोला, यह नहीं जानता था कि वह किससे बात कर रहा है। वांग युलान के पीच ब्लॉसम एसोसिएशन में शामिल होने की तैयारी करो। गुयान के पीछे से ओरिजिन क्यूई से भरी एक आवाज आई, जी मास्टर। हाँ, गुयान के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। मूल कथानक में वांग युलान भी पीच ब्लॉसम एसोसिएशन में शामिल हुई।
लेकिन अब उसे बस वांग युलान को पीच ब्लॉसम एसोसिएशन में शामिल करना था और फिर पीच ब्लॉसम एसोसिएशन पर नियंत्रण हासिल करना था। फिर यह मूल रचना की दूसरी नायिका वांग युलान को हासिल करने के बराबर होता। कम से कम उसे इस बात की चिंता तो नहीं करनी पड़ती कि वह नायक जियाओलिन के पक्ष में चली जाएगी। कोई यह भी कह सकता है कि वह जियाओलिन से निपटने के लिए वांग युलान की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। दरअसल ये भी एक बैकअप प्लान था। अगर शेन वानर को पीने वाला खेती का विलुप्त होने वाला पानी कभी इस्तेमाल नहीं किया गया तो अब वह जो कर रहा था वह भी नायक जियाओलिन का मुकाबला करने का एक तरीका था। गुयान ने खुद को आईने में देखा और धीरे से आह भरी। मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं थोड़ा भी नर्म पड़ गया और इतना निर्दयी नहीं हुआ, तो शायद किंग कियू और मैं ही मरने वाले होते। आखिरकार हमारी स्थितियां अलग हैं। 2:30 बजे पूर्वाह्न। वांग युलान जोर जोर से रोने से थककर गहरी नींद में सो चुकी थी। अस्पताल के गलियारे में कुछ ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के अलावा खिड़की से झुकी 2 आकृतियां भी थीं जो ठंडी हवा को अपने चेहरों पर हल्के से महसूस कर रही थीं। चेन यंगइन ने गुयान को फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपी। गुयान, फोरेंसिक जांच हो चुकी है। फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह की चोट शायद किसी हत्यारे द्वारा बाजार में उपलब्ध नहीं बल्कि अत्यधिक गर्म स्टील के पाइप से तुरंत छेद करने के कारण लगी होगी। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं है। उसने गुयान की ओर देखा जो अब संभलता हुआ लग रहा था, गंभीर स्वर में, ये वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट हत्याकांड है। हत्यारा वह जियाओलिन है। ये सुनकर चेन यंगेन ने दीवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ अनिच्छा से भर गई। मैंने बहुत पहले कहा था कि यह आदमी एक खतरनाक व्यक्ति है और अब पता चला है कि मैं सही थी। मुझे नहीं पता कि बाई परिवार के बाई जुन लोगों को कैसे देखते हैं और मार्शल आर्टिस्ट विभाग में क्या चल रहा है। उन्होंने वास्तव में इतने खतरनाक व्यक्ति को खुला घूमने दिया। रिपोर्ट पढ़ने के बाद गुयान का स्वर बहुत निश्चित था। ये वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट घटना है। वह चेन यंगइन की ओर मुड़ा और गंभीरता से पूछा, यिनेन जी, हालांकि यह पूछना मेरे लिए अचानक है, लेकिन क्या आप मार्शल आर्टिस्ट विभाग में शामिल होने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि वर्तमान मार्शल आर्टिस्ट विभाग को आप, यिनेन जी, जैसे नेक लोगों की ज़रूरत है ताकि खुले घूम रहे और अधिक अपराधी मार्शल आर्टिस्ट अपनी उचित सजा पा सकें। चेन यंगइन ने गुयान के शक्तिशाली प्रश्न को सुना और एक पल के लिए चुप हो गई। उसे अपने पिता के साथ अपनी पिछली बातचीत याद आई। असंभव, मैं आपको मार्शल आर्टिस्ट विभाग में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होऊंगा। यिनेन, अपने पिता की बात सुनो। पिताजी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जरा सोचो, साधारण अपराधियों से निपटने में भी हताहत होने का खतरा होता है, मार्शल आर्टिस्ट से निपटने की तो बात ही छोड़ दो। पिताजी, कृपया। उद्धरण चिन्ह, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। चेन यंगइन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने गहरी सांस ली, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसने गुयान की तरफ देखा और उससे वादा किया, मैं मार्शल आर्टिस्ट विभाग में ज़रूर शामिल होऊंगी और मैं मौजूदा स्थिति को बदल दूंगी। गुयान मन ही मन मुस्कुराया। फिर चेन यंगइन की थोड़ी स्तब्ध निगाहों के नीचे उसने अपना फ़ोन निकाला। ऐसे में मैं फ़ोन करूंगा। डिंग लिंग टिल्ड टिल्ड। बाई परिवार। बाई जून, जो गहरी नींद में सो रहा था, ने धीरे से अपना फ़ोन निकाला। हेलो, क्या ये कोई मिशन है? भाई बाय, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम सो रहे हो? गुयान। बाई जून चौंक गया। पिछली दावत में संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद से गुयान ने उसे फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अब उसने समय पर नज़र डाली। 2:30 बजे। उसके मुंह का कोना फड़क गया और उसने बेबसी से पूछा, जाहिर है मैं सो रहा हूँ। क्या कुछ गड़बड़ है? बोलते समय उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की झलक दिखी। क्या ये हो सकता है कि आप, गुयान, हमारे मार्शल आर्टिस्ट विभाग में शामिल हो रहे हैं? आहा, ये कुछ हद तक मार्शल आर्टिस्ट विभाग में शामिल होने से संबंधित है। मैं अभी जियांगहाई अस्पताल में हूँ। क्या आपके पास समय है? ठीक है, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। बाई जून ने उत्साह से फ़ोन रख दिया। गुयान, जो एक स्वाभाविक मार्शल आर्टिस्ट है, के शामिल होने से उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। 20 मिनट बाद जियांगहाई अस्पताल। बाई जून ने अपना माथा रगड़ा, मुस्कुराते हुए गुयान को देखा, फिर शांत चेन यंगइन को। तो आप चाहते हैं कि मैं चेन यंगइन को मार्शल आर्टिस्ट विभाग से मिलवाऊं? हालांकि मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ऐसा ज़रूर कर सकता हूं, लेकिन बाई जून ने चेन यंगइन की तरफ हिचकिचाते हुए कहा, अगर आपकी जांच हो जाए और पता चले कि आप में कोई साधना प्रतिभा नहीं है और आप शामिल नहीं हो सकते। ये सुनकर चेन यंगइन ने भौहें चढ़ाईं। मैं, चेन यंगइन, उस तरह का बदमाश नहीं हूँ। अगर मैं शामिल होने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाई जून ने तब सिर हिलाया। सच कहूँ तो किसी परिचित को शामिल होने के लिए बुलाना नुकसानदेह नहीं था। खास बात यह थी कि गुयान ने इस मुद्दे को उठाया। उसने गुयान की तरफ देखा। क्या तुम्हारा हमारे साथ शामिल होने का कोई इरादा नहीं है?
गुयान इस पर बेबसी से मुस्कुराया, कोई चारा नहीं, मेरी जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए पारिवारिक मामले प्राथमिकता में हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम शादी कर रही हो? चेन यंगइन ये सुनकर दंग रह गया, उसने गुयान को कुछ आश्चर्य से देखा। मैंने अंकल गु को इसका जिक्र करते क्यों नहीं सुना? बात बस इतनी है कि अभी तारीख तय नहीं हुई है। चिंता मत करो, हम तुम्हें सगाई की दावत में जरूर बुलाएंगे। गुयान ने मजाक किया। दूसरी ओर चेन यंगइन को अपने पिता की पिछली बातें याद आईं, जो उसे शादी के लिए उकसा रही थी, यहाँ तक कि वह चाहती थी कि वह गुयान के लिए अपनी भावनाएं विकसित करने की कोशिश करे। एक पल के लिए उसे एक साथ हंसने और रोने का मन हुआ। उसके पिता की जानकारी बहुत पुरानी हो चुकी थी। गुयान को फिर से उसे अस्वीकार करने का ये बहाना बताते हुए सुनकर बाई जून गुयान की पीठ जोर से थपथपाए बिना नहीं रह सका। गुयान, तुम्हारी उम्र क्या है? अभी से शादी हो रही है? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। शादी एक कब्रिस्तान है, समझती नहीं? ये सुनकर गुयान हंसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अभी तक सही व्यक्ति से नहीं मिले हो। दूसरी ओर मेरी एक पत्नी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते ही गुयान के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। ये देखकर चेन यंगइन ने मन ही मन आह भरी, गुयान सचमुच अपनी प्रेमिका से प्यार करता होगा। लेकिन उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या वांग युलान को पता है कि तुम जल्द ही शादी करने वाली हो? शायद ये चेन यंगइन का भ्रम था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वांग युलान गुयान को पसंद करती है। गुयान ने सवाल पर सिर हिलाया और समझाया, पहले युलान जी की एक दोस्त उससे मिलने आई थी और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। इस पर गुयान का लहजा थोड़ा लाचार था, तो मैंने बताया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। बेशक, असल में मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी सगाई हो चुकी है और मेरी एक पत्नी है, तुम्हें पता है। तो युलान जी को भी इस बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर चेन यंगइन ने ओह कहकर जवाब दिया। बाई जून की तरफ से गुयान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह भी समझ गया कि गुयान गंभीर था। हालांकि उसने गुयान को व्यक्तिगत रूप से यह कहते नहीं सुना था कि उसे कौन पसंद है। बाई जून ने भोज में कुछ हद तक अनुमान लगा लिया था कि लेंग परिवार की वह प्रतिभाशाली महिला है। गुयान ने बहस नहीं की, जवाब में सिर हिलाया। उसकी आवाज़ काफ़ी नर्म हो गई। ये सही है, लेंग किंगक्यू मेरा प्रिय है। जवाब पाकर बाई जून ने हल्के से आह भरी। लेंग परिवार, उसने गुयान की तरफ देखा, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ है। वह ये बताने में झिझक रहा था कि उस समय लेंग परिवार के साथ क्या हुआ था। लेकिन आखिरकार उसने आह भरी, मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। फिर कुछ शब्द कहने के बाद वह जल्दी से चला गया। अरे अरे अरे, उस स्वर में क्या है? गुयान का मुंह फड़क गया। चेन यंगइन भी बहुत हैरान थी और उसने गुयान को विस्मय में थपथपाया, तुम कुछ और ही हो बच्चे, वास्तव में लेंग परिवार के उस लेंग किंगक्यू के साथ रिश्ते में पड़ रहे हो। लेकिन गुयान ने अपना हाथ लहराया, उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। कोई बात नहीं, मुझे किंगक्यू की हर चीज़ पसंद है। ये देखकर चेन यंगइन ने बात करना बंद कर दिया। उसने आह भरी, ये जवानी है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, हर किसी को ऐसा कुछ क्यों कहना पड़ता है? हालांकि गुयान खिड़की के पास झुक गया, उसकी निगाहें दूरी में खो गईं। किंगक्यू अब क्या कर रही है? क्या वह पढ़ाई कर रही है या सो रही है? और हमारा रिश्ता आगे बढ़ गया होगा, है ना? आखिरकार हमने किस किया? आहा हा हा। गुयान ने अचानक अपना सिर नीचे किया और बेतहाशा हैंकते हुए चिल्लाया। चेन यंगइन, मैं वास्तव में किस करना चाहती हूँ? चेन यंगइन, क्या तुम विकृत हो? और निवासियों को परेशान मत करो। लेंग परिवार, लेंग किंगक्यू बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। कितना अजीब, कितना अजीब। उसने अपनी छाती ढांक ली, अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी दिखाई दी। उसके दिल में अचानक भावनाओं का उफान क्यों आया? ऐसा क्यों हो रहा है? गुयान आज रात नहीं आया। क्या इसलिए कि वो वांग युलान से मिलने आया है? तो फिर वो अभी कहाँ है? क्या कर रहा है? उसके दिल में अचानक ये क्या खौफनाक एहसास हुआ। लेंग किंगक्यू को गुयान की कही बात याद आई कि वो उसके मानसिक बदलावों को भांप रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? लेंग किंगक्यू ने हल्के से अपने होंठ भींच लिए, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। गुयान अभी उसके बारे में सोच रही है। क्या इसीलिए उसका तन मन इतना बेचैन है? तुम अचानक क्यों जाग गई? नींद पूरी न होने से काम नहीं चलेगा। तुम नहीं चाहती कि वो आदमी तुम्हारे थके हुए रूप को देखकर डर जाए, है ना? इससे हमारी योजना पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम अपने काम से काम रखो। और तुम चुंबन को इतना अजीब क्यों बना रही हो? गुयान को संभालने की मेरी अपनी खास तकनीक है, मुझे सिखाने के लिए तुम जैसे किसी बाहरी की ज़रूरत नहीं है। हे, मेरा दूसरा रूप, तुम वाकई इतने सालों में बहुत आगे बढ़ गई हो। ठीक है, मैं ध्यान से देखूंगी। आवाज़ गायब हो गई और लेंग किंगक्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने धीरे से अपने होंठों को छुआ, जहां गुयान की गर्माहट अभी भी बनी हुई थी।
गुयान, क्या वह कल आएगा? अगली सुबह लेंग परिवार के बैठक कक्ष में लेंग लिंगर ने अपनी बड़ी बहन से विनती की, बहन कृपया मेरा भत्ता बढ़ा दीजिए। नहीं, उसकी प्रतिक्रिया लेंग किंग कियू की निर्दयी स्वीकृति थी। ये देखकर लेंग लिंगर तुरंत सोफे पर लेट गई, रोते बिलखते हुए, वाह बहन, महीने का अंत होने वाला है। मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा हालांकि मैं एक दिन की छात्रा हूं, फिर भी 500 युआन प्रति माह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर लेंग किंग कियू के हाव भाव अपरिवर्तित रहे, उसका चेहरा अभी भी सीधा था। उसने लेंग लिंगर के उपद्रव बंद करने का इंतजार किया और फिर धीरे से बोली, तुम्हें स्कूल में केवल एक बार दोपहर का भोजन करना है। तुम नाश्ता और रात का खाना घर पर खाती हो और अब तुम्हें स्कूल आने जाने के लिए बस या टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी खरीदने के अलावा तुम्हारा कोई और खर्च नहीं होना चाहिए। 500 युआन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही हैं, न ज़्यादा न कम। लेंग लिंगर यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। बिल्कुल नहीं, बहन, क्या तुम इसका हिसाब ऐसे लगाती हो? हालांकि यह सच है कि इसका इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है, लेकिन मेरे मैनिक्योर टिल्ड, मेरे बाल टिल्ड, मेरे नए कपड़े टिल्ड टिल्ड का क्या ये सब पैसे नहीं हैं? और देखो, आजकल किस बच्चे को स्कूल के लिए सिर्फ 500 रुपये ही मिलते हैं। बहन, तुम मुझे जंगल में जिंदा रहने पर मजबूर कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा सारा गुप्त भंडार लगभग खर्च हो गया है। मेरी रूखी बहन को भत्ता देने में अभी भी थोड़ा वक्त है। मैं इस दौरान क्योंगलैंग के खाने पर जोर जोर से पैसे नहीं लुटा सकती। लेकिन आखिरकार मैंने वो चीज़ खरीदी थी, इसलिए मैंने अपने आखिरी पैसे खर्च कर दिए। लेंग लिंगर बेबस होकर लिविंग रूम से बाहर निकल गई और सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी। लेंग किंग कियू ने हलचल सुनी और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, अपनी बहन को ऊपर की ओर दौड़ते हुए देखा। उसने बेबसी से आह भरी, आह, लिंगर बड़ी हो रही है और ज्यादा अवज्ञाकारी होती जा रही है। हालांकि उसने भी लंबे समय से स्कूल के मौजूदा खर्चों पर गौर नहीं किया था। हालांकि उसकी समझ में 500 युआन पहले से ही पर्याप्त थे। लेंग किंग कियू ने कुछ देर सोचा, क्या उसे गुयान के आने और लिंगर के भत्ते को फिर से आवंटित करने के बारे में चर्चा करने का इंतजार करना चाहिए? ओह नहीं, लेंग किंग कियू का चेहरा लाल हो गया। वह अपने पारिवारिक मामलों के लिए भी गुयान की स्वीकृति क्यों चाह रही थी? लेंग किंग कियू, तुम सचमुच गिर गई हो। जैसे ही उसने ये सोचा, ऊपर से एक और आवाज़ आई। लेंग लिंगर नीचे भागी। लेंग किंग कियू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, परवाह न करने का नाटक करते हुए। अगले ही पल लेंग किंग कियू के पास आकर फिर से विनती करने लगी, बहन, मुझे कुछ भत्ता दे दो। मैंने धागा और बुनाई की सुइयां खरीदी हैं और मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। नहीं, लेकिन तुम ये चीज़ें क्यों खरीद रही हो? लेंग किंग कियू ने अवचेतन रूप से मना कर दिया, लेकिन लेंग लिंगर की बातें सुनने के बाद उसके दिल में भ्रम की लहर उठी। उसकी बहन को इन चीज़ों में कब से दिलचस्पी हो गई। अपनी बहन को उत्सुक देखकर लेंग लिंगर की आंखों में एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। फिर सूद से छेड़छाड़ करते हुए उसने लापरवाही से कहा, अच्छा, क्योंकि सर्दी आ रही है, मेरी कक्षा की कई लड़कियां अपने पसंद के लड़कों को देने के लिए स्कार्फ बुन रही हैं और मैं बाकी सभी को बुनाई करते देखकर पीछे नहीं रहना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे पसंद के लड़के को दें। लेंग किंग कियू अचानक सतर्क हो गई। उसने लेंग लिंगर को गंभीरता से देखा, तुम इसे किसे देने जा रही हो? क्या तुम किसी रिश्ते में हो? यह जुवानवु गेट का उत्तराधिकारी तो नहीं हो सकता? लेंग लिंगर ने जल्दी से बीच में टोका, नहीं नहीं बहन, आप क्या सोच रही हैं? मैं किसी रिश्ते में नहीं हूं। तो फिर आप किसके लिए दुपट्टा बुन रही हैं? लेंग किंग कियू ने फिर जोर दिया। ये देखकर लेंग लिंगर के होंठ थोड़े मुड़े और उसकी आवाज़ कुछ शर्मीली हो गई, ये क्या इसे जीजाजी को देना ठीक नहीं होगा? क्योंकि जीजाजी ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैंने सोचा। नहीं। जैसे ही लेंग किंग कियू ने ये शब्द सुने, उसने तुरंत गुयान की ओर से मना कर दिया। लिंगर, तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो? आज शनिवार है, लेकिन तुम आराम नहीं कर सकती। ये कहते हुए लेंग किंग कियू ने लेंग लिंगर के हाथ से धागा और बुनाई की सुइयां ली और गंभीरता से कहा, अपने कमरे में वापस जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं इन्हें अभी के लिए जब्त कर रही हूँ। बहन, तो मेरा भत्ता? लेंग लिंगर ने उदासी का नाटक करते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें हर महीने 500 युआन अतिरिक्त दूंगी, ठीक है? लेंग किंग कियू ने बेबसी से अपना हाथ हिलाया, फिर जैसे कुछ सोच रही हो, वह जल्दी से जब्त किए गए धागे के साथ ऊपर चली गई। ओह धन्यवाद बहन, लेंग लिंगर ने लेंग किंग कियू की पीछे हत्ती पीठ की ओर पुकारा। उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी दिखाई दी। हे जायूगो, आप चुपके से आनंद ले सकते हैं।
मेरे जैसी दिव्य रैंक वाली विंगवुमन के साथ आप मेरी बहन का विरोध कैसे कर सकते हैं? हालांकि वह वैसे भी उसका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी बहन को इतना घबराया हुआ देखकर ये वास्तव में लिंग लिंग र की आंखों में एक अजीब सा एहसास दिखाई दिया। बहुत बढ़िया, नया कमाल दिखाई दिया है। मेरी बहन और मैं भूखे हैं, हमारे लिए कुछ खाना लाओ। फियर्स जेपीजी लिंग लिंग र ने उस पर नजर डाली। गुयान ने मुस्कान के साथ जवाब दिया था। लिंग लिंगर ने तुरंत टाइप किया, क्या आप बूढ़े हैं? टाइप करने के बाद लिंग लिंगर ने भी शिकायत की, जायूगो ही है। नवीनतम फोन होने के बावजूद वह केवल वही इमोजी भेजता है जो बूढ़े लोग भेजते हैं। और संदेश बहुत जल्दी वापस आ गया। अपने पीछे देखो। लिंग लिंगर जम गई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि गुयान एक दयालु भाव के साथ उबले हुए बंस का एक बैग पकड़े हुए खड़ा था। वह पूरी तरह से कांप गई। जीजा जी, सुप्रभात जीजा जी। लिंग लिंगर ने अजीब तरह से हंसी, आप बिना आवाज किए कैसे अंदर आ गए? गुयान आगे बढ़ा, थप्पड़। उसने हाथ बढ़ाकर लिंग लिंगर के सिर पर अपना हाथ रखा, दयालुता से मुस्कुराते हुए, मैं वास्तव में किंगक्यू को एक सरप्राइज देना चाहता था। हे तुम छोटे बदमाश, तुम सच में कुछ खास हो। मेरे साथ दोनों तरफ से खेल रहे हो। जैसे ही उसने कहा, गुयान ने जोर से भींच लिया। उफाहा, दर्द हो रहा है। जीजा जी, मैं गलत थी। लिंग लिंगर जोर से चीखी। ये देखकर गुयान ने अपना हाथ हटा लिया, लिंग लिंगर के उबले हुए बंस कॉफी टेबल पर रख दिए और फिर पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम यहाँ अकेली क्यों हो? गुयान के उपदेश के बाद भी लिंग लिंगर जल्दी से संभल गई। उसने एक उबला हुआ बन उठाया, उसे अपने मुंह में ठूंसा और फिर ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन वहां ऊपर गई थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बहन से मिलने जाती हूँ। ये सुनते ही गुयान के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और वह ऊपर चला गया। लिंग लिंगर ने उसकी पीठ पीछे उसे बीच वाली उंगली दिखाए। धिक्कार है जायूगो, मुझसे दोबारा तुम्हारी मदद की उम्मीद मत करना। अध्ययन कक्ष के अंदर लिंग किंगक्यू ने जो सूत और सुइयां जब्त की थीं, वे मेज पर चुपचाप पड़ी थीं। सरसराहट। लिंग किंगक्यू ने घबराहट में किताबों की अलमारी ढूंढी। ये यहीं होनी चाहिए, ये यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। लिंग किंगक्यू ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे याद आया कि उसने पहले भी कई तरह की चीज़ें पढ़ी थीं, इसलिए उसे बुनाई के ट्यूटोरियल इकट्ठा करने चाहिए थे। लेकिन जैसे ही उसने ढूंढा, लिंग लिंग र के शब्द लिंग किंगक्यू के दिमाग में फिर से कौंध गए। सर्दी आ रही है, इसलिए अपने पसंदीदा लड़कों को देने के लिए स्कार्फ बुने। अपने पसंदीदा लड़के को देने के लिए स्कार्फ बुने। सामने वाला भी इससे बहुत प्रभावित होगा। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग र और वे अभी भी हाई स्कूल के छात्र हैं। अपनी युवावस्था में उनके लिए ऐसी चीज़ों से प्रभावित होना सामान्य बात है। लेकिन वह और गुयान पहले से ही शादी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वह ऐसा कुछ करती तो क्या गुयान उसे बहुत बचकाना समझता? इसके अलावा लिंग एयर के धागे का उपयोग करके गुयान के लिए स्कार्फ बुनना थोड़ा अजीब लगा। लिंग किंगक्यू ने आह भरी और बुनाई का ट्यूटोरियल ढूंढने की कोशिश छोड़ दी। वह तो पहले से ही बड़ी हो चुकी थी, फिर लिंग एयर जैसा व्यवहार क्यों कर रही थी? बस फिर क्या था? चरमराहट टिल्ड। स्टडी रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। किंगक्यू, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कल रात तुम्हें नींद कैसे आए? तुम्हारी मेज़ पर सूत क्यों है? क्या तुम सुई धागा कर रही हो? गुयान अंदर आया और लिंग किंगक्यू को किताबों की अलमारी के पास किताब ढूंढते हुए देखने के अलावा उसने उसकी मेज़ पर रखी नई चीज़ भी देखी। गुयान यहाँ क्यों है? लिंग किंगक्यू को अचानक थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब शर्मनाक एहसास भी उमड़ आया। शायद ये कल उनके बीच हुए द्रव विनिमय की वजह से था। लिंग किंगक्यू ने शांति से एक किताब निकाली और उसे पलटने लगी, मानो कुछ और पढ़ रही हो। उसने सिर हिलाया, मुझे अच्छी नींद आई। तुम झूठ बोल रही हो, कल रात तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। ये सूत का गोला लिंग एयर का है, यह उसकी पढ़ाई पर बहुत असर डाल रहा था, इसलिए मैंने इसे जब्त कर लिया। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो बस बुनाई के ट्यूटोरियल ढूंढ रही थीं। चुप रहो। लिंग किंगक्यू ने गुस्से में जियाओ लिंग को कोसा, जो मन ही मन उसे कमजोर कर रहा था। यह जियाओ लिंग, जो अब तक दिखाई नहीं दिया था, गुयान के आते ही बाहर आ गया। गुयान समझ गया, मौसम को देखते हुए यह शायद छात्र जीवन का स्कार्फ बुनने वाला चलन था। ये कैंपस के 7 अजूबों में से एक जैसा था। किसी खास समय पर लड़कियों का एक समूह अचानक प्रकट होता, स्कार्फ बुनते हुए। लेकिन ये काफ़ी अजीब था। लिंग लिंगर का सामान जब्त कर लिया गया था, फिर भी वह अभी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। ओह, ऐसा है क्या? ये छोटी सी शैतान स्कूल में कोई छोटा मोटा रोमांस तो नहीं कर रही है? गुयान ने मजाक में कहा। उसके बोलते ही कौन जानता था। लिंग किंगक्यू के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने अस्वाभाविक रूप से जवाब दिया, गुयान तुम क्या कह रही हो? लिंगर की उम्र कितनी है?
वह शुरुआती रोमांस में कैसे हो सकती है? गुयान उसके शब्दों पर हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे लेन किन कियू के करीब चला गया। ठीक है, लिंग एर अभी भी छोटी है, लेकिन हम वयस्क हैं, है ना? अपनी ऊंचाई का लाभ उठाते हुए वह लेन किन कियू के सामने खड़ा हो गया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और इसे किताबों की अलमारी पर क्षैतिज रूप से दबाया। लेन किन कियू को एक छोटी सी जगह में घेर लिया। उसे ये भी याद आया कि कल क्या हुआ था, इसलिए उसने धीरे से कहा, किंग कियू, मैंने तुम्हें एक रात से नहीं देखा है और तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। लेन किंग कियू ने गुयान की हरकतों को महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह गुयान द्वारा एक छोटी सी जगह में दबा दी गई थी और आसपास का तापमान गुयान के शरीर से निकलता हुआ प्रतीत हुआ। यह उसके चेहरे को जलाता रहा। उसने ऊपर देखा और धीरे से गुनगुनाया, तो तुम्हें पता है कि तुम कल रात नहीं आए थे, तो क्या तुम समझाने वाले नहीं हो? जैसे ही लेन किंग कियू ने अपना सिर उठाया, उसका खूबसूरत चेहरा चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा गुयान की आंखों के सामने प्रकट हो गया। धप धप, गुयान ने निगल लिया। नहीं नहीं, ये बहुत लुभावना था। गुयान ने अपना मुंह ढक लिया। फुफकार, ये कौन? वह विकृत की तरह व्यवहार नहीं कर सकता था। बस एक और नज़र, बस एक आखिरी नज़र। नहीं, मैं खुद को रोक नहीं सकता किंग कियू, मैं सचमुच खुद को रोक नहीं सकता। गुयान ने लेन किंग कियू को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, फिर धीरे से अपना सिर नीचे किया और उसके कान के पास झुक गया। सफाई यह है, कल मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। गुयान के नथुनों में एक सौंधी खुशबू घुसी और उसने धीरे से सूंघा। लेन किंग कियू ने गुयान की हरकतें महसूस की। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और अपने कान की गर्माहट महसूस करते हुए वह खुद को तनाव में डाले बिना नहीं रह सकी। परेशानी? कैसी परेशानी? गुयान का हाथ बेशर्मी से लेन किंग कियू के कंधे पर टिकने लगा। आह, ये सोचकर ही मुझे दुख होता है। किंग कियू, तुम्हारे अच्छे पति को इस समय मेरे जवान दिल को सुकून देने के लिए तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। प्रश्नवाचक चिन्ह। दुखद बात, आखिर हुआ क्या था? उसने सहज रूप से गुयान को दूर धकेल दिया, स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से। और सुकून? तुम मुझे कैसे सुकून देना चाहते हो? उफ! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जिस क्षण लेन किंग कियू ने उसे दूर धकेला, गुयान का शरीर सहज ही नीचे झुक गया और उसने उन नर्म मीठे होठों को चूम लिया। ठीक वैसे ही जैसे गुयान ने कल रात खिड़की से चिल्लाया था, मैं वास्तव में तुम्हें चूमना चाहता हूँ। ओह! लेन किंग कियू का दिमाग खाली हो गया। उसके हाथ गुयान की छाती से टकराए, उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल से वह परिचित एहसास उसके पूरे शरीर में फिर से उमड़ पड़ा। क्यों? ये बहुत अच्छा लगा। वह पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगी। किताब पकड़े हुए लेन किंग कियू का हाथ स्वाभाविक रूप से नीचे गिर गया। वह गुयान द्वारा बुकशेल्फ के खिलाफ दबा दी गई थी, निष्क्रिय रूप से गुयान को सब कुछ लेने दे रही थी। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। मेरा दूसरा स्व, आप वास्तव में ये कर सकते हैं? क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? इस शक्ति की सुंदरता बढ़ तभी वह अचानक जाग गई और जल्दी से गुयान को धक्का दे दिया। कमीने, अभी तो सुबह है। लेन किंग कियू ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और शर्म से गुयान को कोसने लगी। गुयान ने दया की भीख मांगते हुए दोनों हाथ उठाए। किंग कियू, मेरे किंग कियू, सुबह होने के बावजूद मैं वास्तव में खुद को रोक नहीं सका। क्योंकि किंग कियू, तुम बहुत खूबसूरत हो। चाहे वह तुम्हारे हाथ हों, तुम्हारी गर्दन, या तुम्हारे बाल और त्वचा, चाहे वह तुमसे निकलने वाली खुशबू हो या तुम्हारे बारे में सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज़ भी मुझे रोकने में असमर्थ बनाती है। क्या तुम समझते हो, मैं वास्तव में नहीं कर सकता। रुको किंग कियू, मुझे मत मारो। क्या मैं बस बोलना बंद नहीं कर सकता? लेन किंग कियू के कंधों को हिलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसे फिर से मारने वाली थी। गुयान तुरंत चुप हो गया और कुछ कदम पीछे हट गया। विकृत! लेन किंग कियू ने अपने दांत पीस लिए और कोसा। वह सचमुच कल से अपने अतीत का गला घोंटना चाहती थी। गुयान को जबरन चूमने के लिए वास्तव में दोषी महसूस करना। नहीं नहीं, अब इस बारे में गुयान के साथ बहस करने का समय नहीं है। आखिरकार उसने भी अपनी धारणा को बढ़ाने के लिए गुयान का इस्तेमाल किया था। अगर इसे कल्पना की जा सकती है तो उसके सामने इसे पॉप अप करना चाहिए। धारणा जोड़ 1, धारणा जोड़ 1, धारणा लगातार जोड़ 1। सबसे जरूरी मामला पहले गुयान की पिछली रात की स्थिति को स्पष्ट करना था। इसलिए उसने खुद को संभाला और गंभीरता से पूछा, कल वास्तव में आपका क्या सामना हुआ? गुयान पहले से ही संतुष्ट था, इसलिए उसने उसका सवाल सुनने के बाद कुछ नहीं छिपाया। उसने जियोलिन से मिलने से लेकर कल रात जो कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद लेन क्विन कियू को सब कुछ समझ में आ गया। तो यह ऐसा ही है। तो ऐसा ही हुआ। पता चला कि जब गुयान कल वांग यूलान से मिलने गया था तो उसका सामना जियोलिन नाम के किसी व्यक्ति से हुआ जिसके साथ उसकी पहले से कुछ गलतफहमी थी। उसने शुरू में सोचा था कि दूसरा पक्ष माफ़ी मांगने आया है, लेकिन किसने सोचा होगा कि दूसरा पक्ष एक मार्शल आर्टिस्ट था और जब गुयान और वांग यूलान नीचे गए तो उसने वांग यूलान की मां को मार डाला।
इस्तेमाल की गई साधना तकनीक में ड्रैगन के आकार की क्यूई भी शामिल थी। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। लेन किंग क्यू ने अपने दिल में आह भरी। वास्तव में दुनिया पतन की ओर थी और राक्षसी पथ मार्शल आर्टिस्ट अविश्वसनीय रूप से प्रचंड थे। ये भी सौभाग्य की बात थी कि गुयान के पास मेइजू और ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहे थे, अन्यथा गुयान कल रात खतरे में पड़ सकता था। ये सही है, लेन किंग क्यू को अभी भी याद है कि उसने मेइजू को गुयान की गुप्त रूप से रक्षा करने का निर्देश दिया था। चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। किंग क्यू, लिंग एयर के सूट के गोले को देखो, क्या तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं है? गुयान ने विषय बदल दिया। लेन किंग क्यू को डेस्क पर बैठने के लिए खींच लिया, फिर उसकी ओर प्रत्याशा से देखा। प्रश्नवाचक चिन्ह। लेन किंग क्यू ने धीरे से एक प्रश्न चिन्ह लगाया, फिर उसने आंखें खोली और गुयान से ठंडे स्वर में कहा, पहली बात, मैं देख नहीं सकती। दूसरी बात, मैं अंधी हूं। आखिरकार उसने अपनी बाहें क्रॉस की, गर्व से ठुड्डी उठाई और जानबूझकर या अनजाने में गुयान से कहा, गु परिवार के युवा स्वामी, क्या आप सचमुच मेरे जैसे किसी साधारण व्यक्ति द्वारा हाथ से बुना हुआ दुपट्टा चाहेंगे? जैसे ही उसने ये कहा, गुयान तुरंत उत्सुक हो गया, उत्साह और प्रत्याशा से बार बार सिर हिलाते हुए। हाँ, मैं इसके सपने देखता हूँ। जब तक ये तुम्हारी ओर से है किंग क्यू, मुझे बहुत पसंद आएगा। ये सुनते ही लेन किंग क्यू का चेहरा लाल हो गया। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी बांह पर थपथपाईं और उसके पैर की उंगलियां मेज के नीचे जमीन पर हल्के से थपथपाईं। क्या ऐसा है? हम गुयान, तुम सचमुच बहुत सपने देखते हो। अगर तुम इसे इतनी बुरी तरह से चाहते हो तो तुम लिंग एयर से इसे अपने लिए क्यों नहीं बुनवाते? लिंग एयर, उस छोटे शैतान को इसे बुनने दो। गुयान ने बार बार अपना सिर हिलाया, बहुत प्रतिरोध करते हुए। नहीं, अगर मैंने इसके बारे में एक और सेकंड के लिए सोचा तो मैं फट जाऊंगा। इस जीवन में मुझे केवल आपके द्वारा बुना हुआ एक स्कार्फ चाहिए किंग क्यू। लेन किंग क्यू पहले से ही अंदर से बेहद खुश थी। अनजाने में उसके मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। क्या ऐसा है? तो खड़खड़ाहट। हम एक मिनट रुको। लेन किंग क्यू के बोलने से पहले उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। उसके मस्तिष्क में एक प्रतिक्रियाशील तंत्रिका अचानक जुड़ गई। एक पल रुको। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोच में पड़ गई। उस मार्शल आर्टिस्ट का नाम क्या था जिसका गुयान ने अभी उल्लेख किया था, जिसने वांग युलान की मां को मार डाला था? गुयान ने उसे सुना और बिना सोचे समझे बोल पड़ा, ओह, उसका नाम जियाओलिन है और वह ड्रैगन के आकार की ट्रू क्यूई का भी इस्तेमाल कर सकता है। बूढ़े गांव ने कहा कि वह कम से कम एक ग्रैंड मास्टर है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि छोटे से जियांगहाई शहर में इतने सारे ग्रैंड मास्टर होंगे। जैसे ही उसके शब्द गिरे, अध्ययन कक्ष की हवा एक पल के लिए जम गई। हे, हा, ओह, ये ऐसा लगता है शायद ये ड्रैगन किंग पैलेस का उत्तराधिकारी है ना? लेन किंग क्यू ने अभी भी मुस्कुराहट बनाए रखने की कोशिश की। तो उसका नाम जियाओलिन है। हे, लेन किंग क्यू उसी तरह अकड़कर मुस्कुराए। फिर वह खड़ी हो गई। थप्पड़। उसने दोनों हाथ गुयान के कंधों पर रखे और उन्हें जोर से थपथपाया। गुयान, दोपहर के भोजन के लिए अभी भी थोड़ा जल्दी है। तुम और लिंग एयर कमर्शियल स्ट्रीट जाओ और कुछ दैनिक आवश्यकताएं जैसे तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका और चाय खरीद। हालांकि वह जानता था कि जियोलिन का नाम लेने से लेन किंग क्यू की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधे उसे लिंग र के साथ खरीदारी करने के लिए कहेगी। इसलिए वह चिल्लाया, छोटे शैतान के साथ बाहर जाने के बजाय मैं तुम्हारे साथ खरीदारी करना पसंद करूंगा किंग क्यू। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये संक्षिप्त वाक्य सुनकर उसका दिल फिर से कांप उठा। लेन किंग क्यू अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए दृढ़ थी। लेन किंग क्यू, ओह लेन किंग क्यू, तुम वास्तव में गुयान की वजह से कमजोर और पतनशील हो गई हो। नहीं, उसने गुयान की वजह से बहुत लंबे समय तक संगठनात्मक मामलों की उपेक्षा की थी। आज, चाहे गुयान के लिए या बदला लेने के लिए, उसे संगठन के सदस्यों को अपना चेहरा दिखाना था। तो उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संक्षेप में, तुम तुरंत लिंग र को ले जाओ और बाहर निकल जाओ। लेन किंग क्यू ने गुयान को लाल चेहरे के साथ बाहर धकेल दिया। वो घिनौना कुत्ता हमेशा उसके तन मन को भड़काता रहता है। तुम्हारी वजह से ही मेरी बदला लेने की योजना रुकी हुई है। मुझे कुछ कारगर करना होगा।